कोलोसियम फेडरेशन के टेरिटरी में मैकेनिकल एक्सकेवेशन मेथोडिकली आगे बढ़ रही थी। जमीन पर अलग अलग साइजेस के गड्ढे कट रही थी। इस एंडलेस एबिस के नीचे डीमन गॉर्जिया एक एक्सकेवेटेड अंडरग्राउंड रूइन के बीच में खड़ा था। पीली रेत जमीन को ढक रही थी जब काउंटलेस मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स बिल्कुल मैकेनिकल तरीके से अपने प्रोग्राम्ड रूटीन्स फॉलो कर रहे थे और इस लॉस्ट रेलिक को जो अनटोल्ड एजेस से छुपा हुआ था क्लियर कर रहे थे। स्ट्रक्चर्स कब से कोलैप्स हो चुके थे, सिर्फ फ्रेजाइल रेमिनेंट्स बचे थे जिन्हें बहुत संभाल कर हैंडल करना पड़ता था। जरा सी भी ताकत उन्हें तोड़ सकती थी। डीमन गॉर्जिया झुकता है और जमीन से फाइन सैंड एक मुट्ठी उठाता है। सफेद दाने उसकी उंगलियों के बीच से बह जाते हैं और आखिर में सिर्फ एक छोटा सा पत्थर रह जाता है। थोड़ा ब्लर्ड होने के बावजूद उसकी सरफेस पर क्लियरली डिस्टिंक्ट पैटर्न्स दिख रहे थे जो नेचुरल नहीं लगते थे। क्या हम सच में बहुत देर से पहुंचे हैं? क्या वो भी टाइम के रिवर में गायब हो चुके हैं, या फिर शायद वो हमसे पहले आए थे और एक के बाद एक कैटेक्लिज्म में पेरिश हो गए? अचानक डीमन गॉर्जिया अपनी मुट्ठी जोर से बंद कर लेता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इतने पावरफुल बीइंग्स जिन्होंने कभी हमें शेल्टर दिया था वो पेरिश नहीं हो सकते। लेकिन फिर हमारी डिगिंग का क्या मतलब रह जाता है? आखिरकार हम जो पूरी धरती को एक्सकवेट करना चाहते हैं, असल में हमने इस प्लैनेट की सिर्फ सरफेस को स्क्रैच किया है। लिविंग बीइंग्स कभी इस दुनिया को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, सिर्फ हम खुद ही पेरिश होने के लिए डूम्ड है। उसके दिल में डिसअपीयर धीरे धीरे घुस आता है। ह्यूमन आंखों के लिए ये एक्सकवेशन प्रोजेक्ट पहले ही मॉन्यूमेंटल और टेरिफाइंग था, फिर भी इससे कोई प्रोग्रेस हासिल नहीं हुई थी और वो अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। डीमन गॉर्जिया अपने पैरों पर खड़ा होता है जब दो मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स उसके पास से गुजरते हैं। कार्ट्स को धकेल रहे होते हैं जो रेत और पत्थर से भरी होती है और मैकेनिकल एरियाज को क्लियर कर रहे होते हैं। उन्होंने कल के सैंड ड्यून्स के नीचे दफन एंशिएंट सिविलाइजेशन के ट्रेसेस देखे थे। डीमन गॉर्जिया अचानक उनमें से एक को आवाज देता है, हे तुम, क्या तुम्हें लगता है जो हम कर रहे हैं उसका कोई मतलब भी है? मैकेनिकल लाइफ फॉर्म मुड़ता है, उसकी खाली सी नज़र उस पर टिक जाती है। गलत। मैकेनिकल लाइफ फॉर्म की नज़र असल में सिर्फ उसके इमेज कलेक्शन डिवाइस के लेंस पर पड़ने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ह्यूमन लेंस पर रिफ्लेक्शन होता है। सिस्टम कमांड रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, कृपया कमांड दोबारा इशू करे। मैकेनिकल एंटिटी बिल्कुल ब्लैंक तरीके से जवाब देता है। डीमन गॉर्जिया मुंह मोड़ लेता है, बोर हो चुका था। इन मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के पास कोई इंडिपेंडेंट थॉट नहीं था। वो सच में जिंदा नहीं थे, वो बस बहुत ज़्यादा लोनली था, इसीलिए उसने बात करने की कोशिश कर रहा था। डीमन गॉर्जिया चुप हो जाता है। उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था और ना ही कोई पर्पस। वो यहीं स्टैंड बाय पर रहता है, 6 विंग्ड सोवेरेन के कमांड को फॉलो करता हुआ और उन क्रिएचर्स के आने का इंतजार करता हुआ जिन्हें ह्यूमंस कहा जाता है। फिर एक मैग्निफिसेंट स्पेक्टेकल प्रेजेंट करना होता है। दसों हजार मीटर्स ऊपर उस जमीन पर जो मैकेनिकल लाइफ फॉर्म से भरी हुई थी, एक डार्क शिलोएट चुपचाप जमीन पर मटेरियलाइज होता है और तेजी से एबिस की तरफ बढ़ता है, बिल्कुल जैसे स्याही अंधेरे के समुद्र में घुस जाए। वो नीचे की तरफ बहुत तेजी से मूव करता है बिना कोई निशान छोड़े। डीमन गॉर्जिया रूइंस के बीच थोड़ा सा अकेला खड़ा था। अचानक सीधा उसके सर के ऊपर एक बेहद तीखा और डेवस्टेटिंग अटैक आता है, जैसे कोई ब्लेड उसके स्कल पर दबा दी गई हो। एक बहुत पुरानी भूली भिसरी ठंड उसके अंदर दौड़ जाती है। मैकेनिकल डैमेज के अलार्म उसके कोर सिस्टम के अंदर दीवानों की तरह बजने लगते हैं। बिना किसी वार्निंग के दुश्मन की अपीयरेंस डीमन गॉर्जिया के मैकेनिकल बॉडी में एक तुरंत रिफ्लेक्स ट्रिगर कर देती है। वो तेजी से पीछे की तरफ हट जाता है। एक डार्क शैडो उसके चेहरे को छूती हुई गुजरती है, जमीन पर क्रैश करती है और रेत और पत्थर का सैलाब हवा में उड़ा देती है। ये सैंड स्टॉर्म जो 10,000 साल पुरानी स्ट्रक्चर्स के डीके से पैदा हुई थी, एक टाइडल वेव की तरह उठती है। डीमन गॉर्जिया समझ जाता है कि जिन क्रिएचर्स को ह्यूमंस कहा जाता है वो आ चुके थे। वो तुरंत फ्रंट पर लॉक कर लेता है और उसके आसपास के सारे मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की आंखें लाल चमकने लगती है। कॉम्बैट मोड में एंटर करते हुए तीखी अलार्म्स और उनकी आंखों का क्रिम्सन ग्लो पूरे अंडरग्राउंड रेल्म में फैल जाता है। फिर भी काफ़ी देर तक एरिया स्कैन करने के बाद भी
डीमन गॉर्जिया इस स्पेस के अंदर कोई भी लाइफ साइंस डिटेक्ट नहीं कर पाता। अचानक उसे रोशनी में एक बदलाव महसूस होता है। वो अपना सर नीचे झुकाता है और देखता है कि उसके नीचे एक बहुत बड़ा शैडो अचानक उभर आता है। सिर्फ वही नहीं, बल्कि पूरा एरिया जहां मैकेनिकल लीजेंस खड़ी थी अब एक मैसिव शैडो से ढक चुका था। ये शैडोज अचानक टाइड की तरह ऊपर उठने लगे, एक प्रोस्टिट्यूशंस के बाद दूसरा, धीरे धीरे ऊपर आते हुए और फिर मिलकर ह्यूमनॉइड फॉर्म्स में बदलने लगे। ये काले कपड़ों में ढके हुए ह्यूमनॉइड बीइंग्स का एक ग्रुप था जिनमें सिर्फ 2 आंखें ही सर से पैर तक दिख रही थी। उनकी आंखें बिल्कुल काली थी, गहरी काली, और उनमें जिंदगी का कोई निशान नहीं था। बिना एक पल भी सोचे डीमन गॉर्जिया ने अपने राइट आर्म उठा लिया। एक ही पल में उसका पूरा लिम्ब एक मैसिव गन ब्लेड में ट्रांसफॉर्म हो गया। बड़े कैलिबर का मजल नीचे जमीन की तरफ पॉइंट हो गया। क्रिम्सन एनर्जी कैनन जमीन पर जोर से टकराया और एक भयंकर शॉक वेव रिलीज हुई जो डीमन गॉर्जिया के पैरों से बाहर की तरफ फैल गई। जो वास्ट श्राउड जैसी प्रेजेंस थी वो तेजी से सिकुड़ गई, बिल्कुल वैसे जैसे नमक वाले पानी में ऑक्टोपस रिएक्ट करता है, और फिर हवा में उछलकर ऊपर उठ गई। ये काला कपड़ा आसमान में तैरने लगा, हवा में झंडे की तरह लहरता हुआ और धीरे धीरे एक टावरिंग ह्यूमनॉइड फॉर्म में कोलैसिस होने लगा। उसकी अटायर लगभग उस शैडो क्रिएचर जैसी ही थी, लेकिन उसका फ्रेम काफी ज्यादा इम्पोजिंग था। उसका चेहरा ढका हुआ नहीं था और उसकी आंखें रेगिस्तान के फैल्कन जितनी तीखी थी। कटिन एम्पायर का एम्परर, जिसका कोड नेम कैफ था, जो सैलाडिन इबाम अब्दुल्ला के नाम से भी जाना जाता था। ये सोवेरेन जो यूरा एशियन कॉन्टिनेंट के दिल पर राज करता था, अपोकलिप्स के बाद अपने द्वारा बनाए गए असासिन्स ऑर्डर को एक ऐसी फॉर्मिडेबल पावर बना चुका था जो नेबरिंग सुपर पावर्स के साथ बराबरी से टक्कर ले सकती थी। होली सी की ऑपरेसिव माइट के सामने भी उसने कभी कमजोरी का कोई निशान नहीं दिखाया। उन सब को मिटा दो। सैलाडिन ने एक भी एक्स्ट्रा शब्द नहीं कहा। उसके लिए दूसरी सिविलाइजेशन के साथ सिर्फ एक ही राइचियस रास्ता था, उनका पूरा का पूरा खात्मा। उसके कमांड पर शैडो डीमंस अंधेरे से मटेरियलाइज होने लगे और तुरंत सारे मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स पर असॉल्ट लॉन्च कर दिया। सैलाडिन की एबिलिटी का नाम लॉर्ड ऑफ शैडोज था, जो एक ट्रेड सिस्टम एबिलिटी यूजर थी। वो अपने ऑर्डर के मरे हुए असासिन्स की सोल्स को हार्वेस्ट कर सकता था, उन्हें शैडो डीमंस में बदल सकता था और शैडोज से समन करके फाइट करवा सकता था। इसी वजह से जहां भी वो होता था उसे किसी अलाई की जरूरत नहीं होती थी। एक अकेला आदमी पूरे एलाइट असासिन्स की लीजन के बराबर था। उसके बारे में लेजेंड्स मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक फैल चुकी थी। अगर सैलाडिन ने तुम्हें टारगेट कर लिया हो तो तुम्हें आंखें खुली रखकर सोना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी पल शैडोज से निकलकर तुम्हारा सर ले सकता था। डीमन गॉर्जिया ने अपने सामने आए अचानक दुश्मन के प्रति कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसके लेफ्ट हाथ अचानक फटकर खुल गए और उसके अंदर से एक पिच ब्लैक एमिटर दिखाई दिया। एक इनविजिबल एनर्जी वेव हर दिशा में फैल गई, स्पेस शॉक कर गया। सैलाडिन की एबिलिटी उसके बॉडी को एक 2 डायमेंशनल शैडो स्पेस में बदलने की थी, जो असल में एक स्पेशियल ट्रांसफॉर्मेशन थी। मैकेनिकल सिविलाइजेशन ने उसकी इंटेलिजेंस पहले ही गैदर कर ली थी, इसलिए जैसे ही वो उसके सामने आया, डीमन गॉर्जिया को पहले से पता था कि कैसे फाइट करनी है। सैलाडिन ने सच में महसूस किया कि उसका बॉडी कांप रहा है। अगर उसका शैडो फॉर्म्ड बॉडी 2 डायमेंशनल शैडो स्टेट में ट्रांसफॉर्म होता ही रहा तो इरिपरेबल डैमेज का रिस्क था। वो कोई काउंटर मेजर सोच भी नहीं पाया था कि तभी डीमन गॉर्जिया के लेफ्ट हैंड ब्लेड से एक पावरफुल क्रिम्सन एनर्जी कैनन फूट पड़ा। वो एक पियर्सिंग पैकन बीम में ट्रांसफॉर्म हो गया, जो उनके बीच के स्पेस को चीरता हुआ पल भर में सैलाडिन तक पहुंच गया। फैंटम फॉर्म। सैलाडिन का बॉडी ब्लाइंडिंग स्पीड से रिएक्ट करता है। असासिन ऑर्डर का लीडर होने के नाते उसका कॉम्बैट स्टाइल हमेशा स्विफ्ट और लीथल स्ट्राइक्स पर बेस था। स्पीड और स्टेल्थ उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो बिजली की रफ्तार से पीछे हटा। उसका फॉर्म शैडो में डिसॉल्व नहीं हुआ, बल्कि अचानक बाहर की तरफ फूल गया। एक बड़ा सा काला क्लोक हवा में लहराया और अंधेरे बाल की तरह बिखर गया, जैसे हवा ने उसे चीर दिया हो। वो वास्ट डार्क क्लाउड हवा में शेप लेने लगा और उसका स्केल और भी बढ़ता चला गया, जब तक कि आखिरकार वो 10 किलोमीटर से भी ज्यादा डायमीटर वाला एक कोलोसल स्टॉर्म क्लाउड नहीं बन गया। ये बादल
स्याही की तरह काला था और उसके बीच से सैलाडीन का चेहरा दिख रहा था। उसने अपना मुंह पूरी तरह खोल दिया। एक पिच ब्लैक एनर्जी वेव उसके अंदर कोलैस होने लगी और फिर आसमान से नीचे की तरफ क्रैश करती हुई डीमन गॉर्जिया की तरफ आ गई। डीमन गॉर्जिया ने तुरंत अपना डिफेंसिव फोर्स फील्ड एक्टिवेट किया ताकि वो इस ऑनस्लॉट को झेल सके, और उसके राइट हैंड गन ब्लेड ने बिना देर किए काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया। उसी पल डजन्स शैडो डीमन वॉरियर्स ब्रेक नेक स्पीड से उसकी तरफ बढ़ने लगे। डीमन गॉर्जिया की नज़र तेज हो गई, लेकिन उसका ध्यान पहले ही आसमान में मौजूद उस कोलोसल क्लाउड मास की तरफ चला गया था। साथ ही सैलाडीन का अटैक भी पहुंच गया। शैडो डीमन वॉरियर्स ने एक घेरा बना लिया। जैसे ही वो काफी पास आए, उन्होंने एक्सप्लोजिव तरीके से डेटोनेट कर दिया। ब्लैक लाइट की एक के बाद एक लहर बाहर निकली और डीमन गॉर्जिया के आसपास के पूरे स्पेस को पूरी तरह से ढक लिया। सैलाडीन का अटैक भी उसी पल डीमन गॉर्जिया तक पहुंच गया, लेकिन पलक झपकते ही क्रिम्सन लाइट का एक मैसिव पिलर आसमान की तरफ शूट हो गया और सारी घुस आई ब्लैक एनर्जी को चूर चूर कर दिया। डीमन गॉर्जिया ने अपना सर उठाया और आसमान में मौजूद उस मैसिव ब्लैक क्लाउड को देखा। अपनी एनॉर्मस स्पेयर ब्लेड को संभालते हुए वो तुरंत ऊपर की तरफ उड़ा और सीधा डार्क क्लाउड के अंदर घुस गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें ब्रेव कहूं या बेवकूफ। मेरे डोमेन के अंदर घुसने की हिम्मत कैसे की? सैलाडीन की आवाज गरजती हुई बिजली की तरह गूंजी। जैसे ही डीमन गॉर्जिया डार्क क्लाउड के अंदर घुसा, ब्लैक थंडर जैसी एनर्जी फ्लैशेस उसके चारों तरफ चमकने लगी। कभी दिख रही थी, कभी गायब हो रही थी और धीरे धीरे एक सील्ड केज के रूप ले रही थी। एनर्जी लेवल असेसमेंट कंप्लीट। डीमन गॉर्जिया के सोर्स ने पहले ही सैलाडीन की पावर का एनालिसिस कर लिया था। एनर्जी आउटपुट मल्टीप्लायर 300% तक बढ़ा दिया गया। उसके मैकेनिकल आर्म्स में एम्बेडेड एक रेड एनर्जी क्रिस्टल अचानक इग्नाइट हो गया और एक भड़कती हुई रोशनी छोड़ने लगा जो घने काले क्लाउड्स को चीरती हुई हर दिशा में फैल गई। एनोजन यूनाइटेड फेडरेशन का रीजन, यहाँ यूरोपा अलायंस की म्यूटेंट टीम अपीयर हुई। उनका मिशन ऑब्जेक्टिव था इस एरिया में ऑपरेट कर रही डीमन गॉड रेन के नेतृत्व वाली मैकेनिकल लीजन को एलिमिनेट करना। आज का यूरोपा अलायंस अपने पास से बिल्कुल अलग था। अपोकलिप्स के आने के साथ यूरोपा अलायंस के कई पुराने मेंबर्स नेशन इंटरनेशनल केओस से परेशान होकर अलायंस से अलग हो चुके थे। फिर भी 13 नेशंस अभी भी इसके रैंक्स में बने हुए थे, लेकिन असल पावर एक फॉर्मिडेबल म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन एसगार्ड के पास थी, जिसका लीडरशिप फ्रांस और प्रूशिया के हाथ में था। इस कैंपेन के लिए उन्होंने अपनी फॉर्मिडेबल म्यूटेंट फोर्स का आधा से भी ज्यादा हिस्सा इस लोकेशन पर डिप्लॉय किया था। सारे म्यूटेंट्स यूनिट्स में उनकी स्ट्रेंथ बिना किसी शक के टॉप टियर में काउंट होती थी। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो हुआक्शु किंगडम की टीम जो जैंगी के नेतृत्व में थी और फ्रेमोन्स की म्यूटेंट टीम के बराबर थे। शायद उनसे सिर्फ नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल आगे थे, जिन्होंने एंशिएंट अंडरसी सिविलाइजेशन इंस्टेंस कंप्लीट करके इमेंस गेन हासिल किए थे। आखिरकार फ्रांस और प्रूशिया दोनों ही वर्ल्ड क्लास पावर्स के रूप में अकेले खड़े थे। बैटल पहले ही इरप्ट हो चुकी थी। 3 लीडिंग म्यूटेंट्स एक रूइन के टॉप पर खड़े थे और अपने सामने मौजूद एनिमी फोर्सेस को अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ ऑब्जर्व कर रहे थे। लीडर्स होने के नाते उनके प्राइमरी टारगेट्स थे एनिमी का सबसे पावरफुल कॉम्बैटेंट डीमन गॉड और वो कोलोसल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स जिनमें इमेंस डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज थी। उनकी फॉर्मेशन के बिल्कुल फ्रंट पर एक चमकदार डैजलिंग प्रेजेंस खड़ी थी। चमकते हुए सिल्वर आर्मर में लपेटा हुआ वो एक इक्वली आर्म्ड विंग्ड पेगासस पर सवार था, जिसके हूफ से जलती हुई आग भड़क रही थी। उसका लग्जूरियस बैटल अटायर यूरो अलायंस टेक्नोलॉजी का पिनाकल का यूज करके फोर्ज किया गया था। उसके राइट हैंड में एक सिल्वर लैंस था जिसका शाफ्ट बिजली की धारों से भरा हुआ था, बिल्कुल चांदी के सांपों की तरह लहराता हुआ और एक भयानक ऑरा रेडिएट कर रहा था। अगर ध्यान से देखा जाए तो उसके आसपास का स्पेस भी उस इमेंस पावर की वजह से डिस्टॉर्ट होता हुआ दिखाई देता। इसी वजह से उसके पास खड़े बाकी 2 लोग इंस्टिंक्टिवली काफी दूरी बनाकर रख रहे थे। उन 2 कंपेनियंस में से एक थी एक यंग वुमेन जो सिर्फ लगभग 5 फुट 3 इंच लंबी थी और जिसके बिखरे हुए पर्पल बाल बेकाबू तरीके से नीचे गिर रहे थे। उसने एक मैसिव सिल्वर बैटल एक्स अपने कंधे पर उठा रखा था। दूसरी थी एक एलिगेंट लेकिन बेहद एल्यूरिंग औरत जो पूरी तरह से क्रिम्सन रंग के कपड़ों में ढकी हुई थी और उसके बाल भी उसके हिप्स तक
जलते हुए लाल रंग के बह रहे थे। उसके चारों तरफ खून की एक मोटी और तेज बदबू फैली हुई थी। जो भी उसके 50 मीटर के दायरे में आता वो इस ब्लड सोक्ड ऑरा का शिकार हो जाता और इंस्टिंक्टिवली पीछे हट जाता। ये तीन मिलकर एसगार्ड का ट्रायम्वार्ते बनाते थे। ओडिन गॉड ऑफ वॉर, लोकी गॉड ऑफ मिस्चीफ और हेला गॉडेसेस ऑफ डेथ। दूर अपोजिट साइड पर डीमन गॉड उनके आने का काफी देर से इंतजार कर रहा था। ये डीमन गॉड बिल्कुल ही अननेचुरल फॉर्म में था। उसके पास मकड़ी जैसे 6 पैर थे, एक मोटा और भारी अपर बॉडी था, लेफ्ट हैंड में एक मैसिव हैंड कैनन उठा हुआ था और राइट हैंड में एक बहुत बड़ा स्वॉर्ड शेप्ड वेपन था। ओडिन ने अपने सामने मौजूद दुश्मन को देखा और अचानक अपनी सिल्वर स्पेयर उठा ली, एटर्नल स्पेयर गुन्नीर, सीधा डीमन गॉड की दिशा में फेंक दिया। उस पल ऐसा लगा जैसे समय चम सा गया हो। बैटलफील्ड पर मौजूद हर लिविंग और नॉन लिविंग चीज एक ही जगह पर थम गई और सिर्फ इटर्नल स्पेयर ही आगे बढ़ती रही, एक कांस्टेंट और अनयील्डिंग पेस पर डीमन गॉड की तरफ बढ़ता हुआ। जिसे इटर्नल स्पेयर ने टारगेट कर लिया हो उसे छेदा जाना तय होता है। ये कॉज और इफेक्ट के इनस्केपेबल लॉ पर चलने वाला एक वेपन था। ये हमेशा अपने डेजिग्नेटेड टारगेट की तरफ अपना रास्ता ट्रेस करता रहता था बिना रुके। जो टाइम का रुकना दिख रहा था वो असल में सिर्फ एक इल्यूजन था जो उसकी ओवरवेलमिंग स्पीड की वजह से पैदा हुआ था। जब वो डीमन गॉड रेन के चेस्ट की तरफ एक अनयील्डिंग और इनस्केपेबल फोर्स के साथ बढ़ रही थी, सिल्वर लाइटिंग स्पेयर ने इंटेंजिबल डिफेंसिव फोर्स फील्ड से टकराकर एक वायलेंट एक्सप्लोजन अनलीश कर दिया। बिल्कुल सिल्वर सर्पेंट्स के आसमान में पागलों की तरह नाचने जैसा। शॉक वेव्स हर दिशा में फैल गई। इलेक्ट्रिकल करंट से प्रभावित होने वाले सारे आसपास के मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स पूरी तरह से केओस में डूब गए और कंप्लीटली शट डाउन हो गए। ओडिन की इटर्नल स्पेयर को डॉज नहीं किया जा सकता था, उसे अपनी ही स्ट्रेंथ से झेलना पड़ता था। इसी वजह से लोकी और हेला के लिए एक ओपनिंग बन गई। लोकी अपने खुद के फ्रेम से भी बड़ी सिल्वर बैटल एक्स को हैंडल कंधे पर उठाए हुए ऊपर से कूदती है और उस एरिया की तरफ स्प्रिंट करती है जहां कोलोसल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स खड़ी थी। उसकी स्पीड कल्पना से परे थी और उसका बॉडी किसी भी कॉम्बैट सूट से ढका हुआ नहीं था, जिसकी वजह से उसकी 2 पतली फीकी रंग की टांगे जमीन पर दौड़ती हुई दिख रही थी। सुपर साइज्ड मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के लेजर कैनन्स ने आगे एक बड़ा सा नेट बना दिया जो धीरे धीरे बंद होता हुआ उसे एनवलोपर करने लगा। लेकिन बैटल के इस स्टेज तक आते आते अलग अलग म्यूटेंट फोर्सेस इन कन्वेंशनल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के कॉम्बैट पैटर्न्स को काफी पहले ही समझ चुकी थी और उनके खिलाफ इफेक्टिव काउंटर मेजर्स डेवलप कर चुकी थी। क्लोज कॉम्बैट में माहिर एनहांसमेंट टाइप म्यूटेंट्स उनकी डिफेंस को तोड़ने के लिए सबसे बेहतर चॉइस साबित हुए। इसके अलावा उन स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजीज के द्वारा जनरेट की जाने वाली एनर्जी फील्ड्स के खिलाफ भी काउंटर मेजर्स तैयार कर लिए गए थे, जैसे रिएक्टिव फोर्स फील्ड्स जो उनकी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को काफी हद तक कमजोर कर देते थे। लोकी बैरेट थॉमस, प्रूशिया की वॉरियर, एक वॉर क्रेज्ड मैड वुमन थी। उसकी सबसे बड़ी खुशी ये थी कि वो इन सीमिंगली फॉर्मिडेबल लेकिन क्लमजी वॉर मशीन्स को अपने नंगे हाथों से डिसमेंटल करे। उसकी मैसिव बैटल एक्स जो उन बाहों से चलाई जा रही थी, जो दिखने में पतली लगती थी लेकिन मसल से भरी हुई थी, कोलोसल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के लेजर कैनन्स को डिफ्लेक्ट कर देती थी और उनके अटैक्स को सीधा वापस उन पर ही रीडायरेक्ट कर देती थी। इतना जबरदस्त अटैक भी उसे बिल्कुल हिला नहीं पाया। जल्द ही लेजर कैनन्स के बराज को झेलती हुई वो कोलोसल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के बिल्कुल करीब पहुंच गई। क्लोज क्वार्टर्स में कोलोसल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को इतनी पावरफुल अकेली म्यूटेंट का मुकाबला करना मुश्किल हो गया, लेकिन उनके पास अपनी खुद की डिफेंस थी। उन्होंने अपने हैचेस खोल दिए और छोटे छोटे मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के झुंड रिलीज कर दिए, बिल्कुल जैसे उबलते पानी में मोमोज गिरते हैं। ये मैकेनिकल लाइफ फॉर्म सुपर साइज्ड एंटिटीज के अंदर से बाहर निकलकर बाहर बाहर गिरने लगे। उनके इर्द गिर्द घना झुंड बनाकर एक आर्मी की तरह खड़े हो गए और घूरकर एनिमी का इंतजार करने लगे। लोकी के चेहरे पर एक पागल सी मुस्कान फैल गई जब उसने उनके लेजर वेपन्स को अपने बॉडी पर फायर होने दिया। फिर भी उसके कपड़ों पर एक भी चीरा तक नहीं आया। जो दिखने में एक नॉर्मल सी ब्लैक हुडी लग रही थी, असल में वो सबसे एडवांस मटेरियल से बनी हुई थी जो स्टैंडर्ड कॉम्बैट सूट से भी ज्यादा महंगी थी।
अपनी क्रॉस शेप्ड बैटल एक्स को घुमाते हुए वो हरिकन की तरह मैकेनिकल लीजन की फॉर्मेशन में घुस गई और सिर्फ फिजिकल फोर्स के दम पर सैकड़ों मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को उड़ाकर पीछे धकेल दिया। दूसरी फ्लैंक पर जैसे जैसे खून की बदबू और गहरी होती गई, एक विशाल ब्लड रिवर अचानक मैकेनिकल लीजन के बीच में फैल गई और धीरे धीरे उनके बॉडीज को निगलने लगी। डेथ गॉड हेलोइज एंद्रे, जो कभी एक और नाम से भी जानी जाती थी ब्लडी मैरी, खून ने मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को जबरदस्ती उस नदी में खींच लिया, जबकि उसकी सरफेस से लगातार सफेद धुआं उठ रहा था। मैकेनिकल सिविलाइजेशन की एडवांस टेक्नोलॉजी से बने हुए मास प्रोड्यूस्ड मशीन्स भी इस कोरोसिव लिक्विड के अटैक्स को झेल नहीं पाए। जल्द ही उनके कई इंटरनल कंपोनेंट्स डिस्ट्रॉय हो गए और वो सिर्फ स्क्रैप मेटल के ढेर बन के रह गए। लोकी के स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्रूटल कॉम्बैट स्टाइल के मुकाबले हेला का अप्रोच मास डिस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादा सूटेबल था। उसका रूप धीरे धीरे ब्लड रिवर के अंदर से उभर कर सामने आया। मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के टूटते फूटते अवशेषों को देखते हुए उसने थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन के साथ अपने होठों को छुआ। कितना डिसअपॉइंटिंग है, सिर्फ 3 कैंस, मैं इनमें से कोई भी ब्लड एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ये बात उसे सच में दुख पहुंचा रही थी, क्योंकि अगर वो ह्यूमंस या किसी और कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म की आर्मीज का सामना कर रही होती तो वो उनका खून एब्जॉर्ब करके इमोर्टैलिटी हासिल कर सकती थी और उन्हें अपने ज़ोंबी पपेट्स में बदल सकती थी। लेकिन अफसोस, इन क्रिएचर्स के खिलाफ उसकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस काफ़ी हद तक कम हो गई थी। बैटलफील्ड का सबसे क्रिटिकल जोन नेचुरली दोनों साइड्स के लीडर्स के लिए रिजर्व था। ओडिन गॉड ऑफ वॉर इटर्नल स्पेयर को व्हील्ड करते हुए डीमन गॉड के साथ एक लंबी और भयानक बैटल में एंगेज था। दोनों के बीच कई दर्जन किलोमीटर्स का फासला था। एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की मदद से वो दोनों एक दूसरे की लोकेशन को बिल्कुल एक्यूरेटली पिन पॉइंट कर सकते थे। ओडिन के लिए जैसे ही वो टारगेट की प्रेजेंस को ऑब्जर्व कर लेता, इटर्नल स्पेयर उस पल जरूर स्ट्राइक करती जब वो अटैक करता, जब तक इटर्नल स्पेयर खुद डिस्ट्रॉय ना हो जाए। डिफेंडर्स के लिए इस फोर्स को कंप्लीटली नलिफाई करने की कीमत कई गुना ज्यादा थी। ये 1-to-1 कैंसिलेशन नहीं थी। लोअर टियर डीमन गॉड्स के मॉडल्स लगभग एक जैसे ही होते थे, सिर्फ उनके आउटवर्ड अपीयरेंस में थोड़ा डिफरेंस होता था। 4 हायर टियर डीमन गॉड्स ज़्यादा पावरफुल यूनिट्स थे, जबकि जिया, यी, बिंग और दिंग के नीचे के 6 डीमन गॉड्स की स्ट्रेंथ लगभग एक जैसी थी। इसीलिए उनकी एबिलिटीज़ पावरफुल होने के बावजूद काफ़ी सिंगुलर नेचर की होती थी। सिर्फ इस फैक्ट को समझ लेना ही ह्यूमन फैक्शन के लिए कॉम्बैट को काफ़ी सिंप्लीफाई कर सकता था। आखिरकार कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स होने के नाते ह्यूमंस हर तरह की चालाकी और स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते थे, लेकिन लोअर टियर डीमन गॉड्स और मास प्रोड्यूस यूनिट्स स्ट्रिक्टली प्री प्रोग्राम प्रोटोकॉल्स के हिसाब से फाइट करते थे। कौन ज़्यादा आसानी से अपनी वीकनेस एक्सपोज करेगा, ये बात खुद ही साफ थी। नॉर्दर्न फेडरेशन टेरिटरी, यहाँ भारत अलायंस की म्यूटेंट फोर्सेस अपीयर हुई। उनकी यहाँ मौजूदगी ने उन्हें एक बड़ा एडवांटेज दिया, क्योंकि उनसे पहले एडवांस कर चुकी कर्मिट किंगडम यूनिट की म्यूटेंट फोर्सेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। इसीलिए उन्हें एक ऐसी फोर्स का सामना करना पड़ा जो अपनी वीक कंडीशन में नहीं थी। यही बिल्कुल वही वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने इस लोकेशन को चूज किया था। एम्परर इंदिरा का टाइम प्रिल्यूड दूर के धुंधले फ्यूचर ट्रेजेक्टरीज को देख सकता था और उसके लिए ऑप्टिमल एडवर्सरी सेलेक्ट कर सकता था। इंदिरा को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। कभी उसने खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली म्यूटेंट माना था। जब भारत फोर्सेस फ्रेमॉन्स में आई थी, उसे पूरा यकीन था कि वो बाकी नेशंस को स्वीप कर देंगे और पूरी दुनिया को हिला देंगे अपनी अचीवमेंट से। लेकिन जैसे जैसे उनका सामना ऐसे म्यूटेंट फोर्सेस से हुआ जिनका उनसे पहले कभी सामना नहीं हुआ था, उसके अंदर एक बयां ना की जाने वाली फीलिंग उभरने लगी, बेचैनी, शर्म और गुस्सा। उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि इस दुनिया में ऐसे कई म्यूटेंट्स भी मौजूद हैं जिनकी पावर उसके बराबर या उससे भी ज़्यादा है। उसका दिमाग ये सच समझ चुका था, लेकिन फिर भी वो इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। अब भारत फोर्सेस का मेजर ह्यूमन पावर्स और ऑर्गेनाइजेशन के बीच सिर्फ मिड टू अपर टायर ही माना जा सकता था। मैं इस बैटल को जल्दी खत्म कर दूंगा ताकि अपनी ताकत साबित कर सकूं, भारत की ताकत। एम्परर इंदिरा ने आगे बढ़ते हुए खुद से चुपचाप ये कसम खाई। सबसे कमजोर किंगडम कर्मिट के पास भी 2 एपिसलॉन लेवल बीइंग्स स्टेशन थे। वो कम से कम मैकेनिकल लीजेंड्स की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा घिसाव तो दे ही सकते थे। इसी वजह से भारत फोर्सेस इस रीजन में आई थी।
जैसे उन्होंने उम्मीद की थी, यहाँ हाल ही में एक भयानक बैटल छेड़ी जा चुकी थी। अनगिनत मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के अवशेष और कर्मिट के म्यूटेंट्स की लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थी। हर जगह धुआं उठ रहा था। एम्परर इंदिरा की आंखें चमक उठी और उसके होठ एक बड़ी सी मुस्कान में तन गए जो लगभग उसके कानों तक पहुंच रही थी। उसने अपने पीछे मौजूद सेलेस्टियल बीइंग्स को गाओ चेंगकोंग के नेतृत्व वाले गरुड़ा ट्राइब और अशुरा लेवल के नेतृत्व वाले अशुरा फोर्सेस को आदेश दिया कि वो इस जगह को सबसे तेज रफ्तार से जमीन के बराबर कर दे। खुशकिस्मती से वहां मौजूद मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स इन शब्दों को समझ नहीं सकते थे, वरना वह जरूर इस ह्यूमंस के ग्रुप की तरफ सवाली नजरों से देखते। आखिर किस तरह की हिम्मत ने इन्हें ऐसे शब्द बोलने का साहस दिया था। एक गरजती हुई धर के साथ एम्परर इंदिरा नंगे पांव बुलंद उछलता है और उसका धर्म ऑफ द थ्री रीइंकार्नेशन मैनिफेस्ट हो जाता है। विष्णु के डिवाइन बो को पकड़कर उसने तीर खींचकर छोड़ दिया। आसमान में आंधियां घूमने लगती हैं जब वो नीचे उतरते हुए देवता की शान के साथ अपनी शक्ति अनलीश करता है। वो एक लौता तीर पल भर में 10,000 तीरों में बदल जाता है जो नीचे मौजूद मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की तरफ सीधा घुस जाते हैं। मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के डिफेंसिव फोर्स फील्ड को पहले ही स्पेशली टारगेट किया गया था, इसीलिए वो एनर्जी को इफेक्टिवली डिसिपेट नहीं कर पाए। कई मशीन्स पूरी तरह से छेद दी गई। सुनहरे तीर उनके शरीरों के अंदर गहरे धंस गए और फिर भयानक एक्सप्लोजन्स के साथ फट पड़े। सिर्फ एक ही स्ट्राइक में एम्परर इंदिरा ने हजारों मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को मिटा दिया। इतना शानदार और भव्य दृश्य देखकर भारत के म्यूटेंट्स स्टैटिक चीयर्स में डूब गए। एम्परर इंदिरा की जय हो। सिर्फ गाओ चेंगकोंग और अशुरा ने इस दृश्य को ठंडी नजरों से देखा। उनके मन में इंदिरा के एक्शंस को लेकर दुविधा थी। वो हद से ज्यादा घमंडी था। अपोकलिप्स के बाद 3 सालों में उसने अनंत तारीफ और पूजा जैसी एग्रीडेशन झेला था। वो वाकई एक दुर्लभ जीनियस था जो जन्म से ही सुपरनैचुरल एबिलिटीज के साथ पैदा हुआ था और जिसका डेवलपमेंट ऑर्डिनरी ह्यूमन से काफी ज्यादा तेज था। लेकिन जब जिंदगी बहुत ज्यादा आसान बहने लगे तो सेटबैक से उभरना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से वो अपनी ताकत साबित करने के लिए हद से ज्यादा बेचैन हो चुका था। कमांडर होने के नाते एम्परर इंदिरा को इतना रश एक्ट करना नहीं चाहिए था, खासकर तब नहीं जब वो सिर्फ अपनी शक्ति दिखाने के लिए खुद को एनिमी की नजर के सामने ला रहा था। और वैसा ही हुआ। इस पावर सर्ज से अलर्ट होकर डीमन गॉड गंग सामने आया। वो एक एंड्रॉयड था जिसके पीठ से मकड़ी जैसे 6 मैकेनिकल आर्म्स निकले हुए थे। आसमान में मौजूद ह्यूमंस की इमेंस पावर को महसूस करते हुए उसने अपना राइट हैंड उठाया जिसमें उसकी हथेली के बीच एक जेट ब्लैक फायरिंग पोर्ट दिखाई दिया। मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स हमेशा कॉम्बैट में सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव तरीका ही चुनते थे। टेस्टिंग के लिए कोई जगह नहीं होती थी, इसीलिए ये स्ट्राइक 100% पावर को रिप्रेजेंट करता था। सिर्फ वही नहीं, बैटलफील्ड पर मौजूद कोलोसल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स ने भी अपने मेन कैनन्स चार्ज करना शुरू कर दिया और सबका टारगेट आसमान में एम्परर इंदिरा ही था। अशुरा ने गाओ चेंगकोंग की तरफ देखा और कहा, अब हमें इंटरवीन करना होगा। हम यहाँ खड़े रहकर एम्परर इंदिरा को घेरते हुए नहीं देख सकते। एम्परर इंदिरा उनकी मेन फोर्स था। भले ही उसे इंदिरा को सेटबैक्स झेलते हुए देखना पसंद हो, लेकिन अगर इस वक्त उसे कुछ हो गया तो उनकी खुद की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती। उन्हें उसे मदद देनी ही थी। गाओ चेंगकोंग ने सर हिला दिया, समझ गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान उसने कभी भी अपनी तरफ से कोई सजेशन देने की कोशिश नहीं की थी। एम्परर इंदिरा और अशुरा दोनों ही उसके बारे में कुछ रिजर्वेशंस रखते थे, फिर भी गाओ चेंगकोंग ने अपना काम बखूबी निभाया। वो एक चुपचाप भरोसेमंद मर्सिनरी की तरह काम करता रहा जो अपने एम्प्लॉयर के ऑर्डर्स को ईमानदारी से पूरा करता है। वैसे भी स्ट्रेंथ के हिसाब से वो टीम का सिर्फ 3रा रैंक्ड मेंबर था। उसका रोल बस इतना था कि पहले और दूसरे रैंक मेंबर्स के पीछे चले और अपना काम सही से करे। अशुरा आगे बढ़ा, उसकी आंखें गुस्से से भड़क रही थी। उसका उभरा हुआ मस्कुलर फ्रेम भयानक शक्ति से फट पड़ा। उसका क्रोध आसमान को भी अंधेरा कर देता है। अशुरा एक एनहांसमेंट टाइप म्यूटेंट था। उसकी एबिलिटी ग्रेट हेवनली मंत्रा उसे गुस्से में अपनी वाटर बैरियर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति देता था, जिससे वो अपनी सबसे डरावनी ताकत अनलीश कर सकता था। अशुरा अपने हाथ में ट्राइडेंट लिए बैटलफील्ड की तरफ दौड़ पड़ा और गाओ चेंगकोंग और बाकी लोग उसके पीछे पीछे चलते हुए फ्रेम में शामिल हो गए। एम्परर इंदिरा जो चमकदार रोशनी रेडिएट कर रहा था, आसमान में ऊंचा मंडरा रहा था,
डीमन गॉड गुंग और कोलोसल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स ने लगातार असॉल्ट्स लॉन्च कर दिए। अपने लेफ्ट हैंड के एक हल्की सी मूवमेंट के साथ सुनहरी सुपरनैचुरल एनर्जी लिक्विड की तरह जमकर हेवनली एक्सक्लेटेड पैरासॉल में बदल गई। जैसे ही उसने पैरासॉल को खोला वो एक कांस्टेंट गति से घूमने लगा और उसके सामने सुनहरी एनर्जी के कई लेयर्स बन गए। कई पावरफुल अटैक्स पल भर में उस तक पहुंच गए और हेवनली एक्साल्टेड पैरासॉल की डिफेंसेस पर जोर से टकरा गए। जल्दी एम्परर इंदिरा के डिफेंसिव लेयर्स में क्रैक्स दिखने लगे। उसने जल्दी से अपना काउंच शेल उठाया और एक तीखी आवाज में फूंक मारी। जैसे ही काउंच की ध्वनि आसमान में गूंज उठी, एम्परर इंदिरा के पीछे समुद्र का एक दृश्य उभर आया। लहर पर लहर आगे बढ़ने लगी और एक बैरियर बना लिया जिसने डीमन गॉड गंग और कोलोसल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म के अटैक्स को रोक दिया। इन दोनों ताकतों के टकराव ने इंदिरा को काफी दूर पीछे धकेल दिया। इस पल अशुरा और गाओ चेंगकोंग भी फ्रेम में घुस गए। अशुरा ने प्रोएक्टिवली कोलोसल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म से भिड़ना शुरू कर दिया, जिससे एम्परर इंदिरा पर काफी प्रेशर कम हो गया। एम्परर इंदिरा ने चुपचाप एक गहरी सांस ली और उसकी नजर गंभीर हो गई जब उसने डीमन गॉड गुंग पर ध्यान केंद्रित किया। सच कहूं तो पिछली लड़ाई के दौरान ही उसने कुछ बातें पहले ही समझ ली थी। 10 डीमन गॉड्स बाकी सारे मैकेनिकल लाइफ फॉर्म से बुनियादी तौर पर बिल्कुल अलग थे, क्योंकि वो लिविंग बीइंग्स थे, सच में मौजूद एंटिटीज जिनके पास सोल और सेल्फ अवेयरनेस थी। सिर्फ ये बात कि वो लिविंग बीइंग्स थे ये काफी था। जब एम्परर इंदिरा पहली बार फ्रेमोन्स आया था तो वो मास प्रोड्यूस मशीन्स के सामने वाकई में असमझ सा हो गया था। उसकी एबिलिटीज ह्यूमंस या किसी भी लिविंग क्रिएचर्स के एक्शंस को ट्रेस और फोरटेल करने से जुड़ी थी, लेकिन ये पावर नॉन ऑर्गेनिक एंटिटीज के खिलाफ बिल्कुल काम नहीं करती थी। हाँ, अगर सामने वाला अपोनेंट कोई ऑर्गेनिक लाइफ फॉर्म होता तो उसकी एबिलिटीज का पूरा यूज किया जा सकता था। एम्परर इंदिरा ने नीचे डीमन गॉड गुंग की तरफ देखा और उसकी मुस्कान लगभग उसके होठों से छलक पड़ी। उसने अपने हाथ में विष्णु डिवाइन बो को उठाया और एक ड्रामेटिक फ्लरिश के साथ उसे पूरी ताकत से खींच लिया, जबकि अपनी पावर अनलीश करने के लिए ये गेस्चर बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। फिर भी उसे ये एग्जैजरेटेड डिस्प्ले पसंद था क्योंकि ये देखने में कूल लगता था। डिस्ट्रॉय। सुनहरा तीर उसके हाथ से निकलकर पल भर में नजरों से गायब हो गया। अगले ही पल वो डीमन गॉड गंग के सर के पीछे मटेरियलाइज हो गया। डीमन गॉड गंग के दिमाग में एक क्राइसिस वार्निंग बज उठी क्योंकि उसके बॉडी ने उस पर बंद होती हुई एक भयानक और डेवस्टेटिंग फोर्स को महसूस कर लिया था। पीछे से हुए इस अटैक के खिलाफ इफेक्टिवली ब्लॉक नहीं कर पाया। इसके बजाय उसने अपने परफॉर्मेंस को मैक्सिमम कैपेसिटी तक बूस्ट कर दिया और तेजी से बाईं तरफ शिफ्ट हो गया। गोल्डन एरो उसके ऑक्सीपाइटल रीजन पर फट पड़ा, बिल्कुल उसी वक्त जब उसके कोर सिस्टम्स ने इंटेंसिव कैलकुलेशन शुरू की। ऐसा लगा जैसे जमीन से एक सुनहरा सूरज उग गया हो जो पूरे स्पेरिकल स्पेस को अपनी रोशनी में लपेट रहा था। डीमन गॉड गुंग विष्णु के एरो के रेंज के अंदर आ चुका था। पॉइंट ब्लैंक रेंज पर हुआ ये अटैक उसे पूरी तरह से ऑफ गार्ड पकड़ गया। आखिरी पल में बचने की कोशिश के बावजूद उसके शरीर को सिवियर डैमेज हुआ। उसके शोल्डर और नेक की आर्मर टूट गई और काला डेब्रिस जमीन पर बिखर गया। एम्परर इंदिरा का पहले डीमन गॉड जिन के साथ एक छोटा सा क्लैश हुआ था, लेकिन उस बैटल के दौरान वो इन डीमन गॉड्स की असली ताकत को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था और उन्हें सिर्फ मैकेनिकल एंटिटीज समझ बैठा था। उसने अपनी टाइम एबिलिटीज का यूज नहीं किया था, इसी वजह से ज्यादा इंटेलिजेंस एक्सपोज नहीं हुई थी। ये पर्टिकुलर मूव डेटाबेस में रिकॉर्ड नहीं था और डीमन गॉड गुंग पूरी तरह से ऑफ गार्ड हो गया था। उसका कोर प्रोसेसिंग यूनिट तेज रफ्तार से काम करने लगा, जबकि एम्परर इंदिरा मूव के सक्सेसफुल होने को देखकर एक कॉन्फिडेंट स्माइल पहन खड़ा था, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। उसने दोबारा अपना बो खींच लिया, सीधा डीमन गॉड गंग की पोजीशन पर एम करते हुए। अचानक डीमन गॉड गोंग का फॉर्म ब्लर हो गया और एक आफ्टर इमेज बनकर सांप की तरह कॉइल करता हुआ एम्परर इंदिरा की तरफ बढ़ने लगा। पहले वो उसी जगह पर रुका हुआ था, इसीलिए हिट हुआ था, इसीलिए अब वो हायर स्पीड मूवमेंट से लॉक ऑन होने से बचना चाहता था। साथ ही अगर एम्परर इंदिरा का अटैक मिस हो जाता तो वो उस छोटे से मूवमेंट का यूज करके डिस्टेंस क्लोज करता और काउंटर अटैक लॉन्च करता। तेजी से मूव करता हुआ डीमन गॉड गुंग एक काले आफ्टर इमेज जैसा लग रहा था। ह्यूमन आंखों के लिए वो सिर्फ एक अंधेरी धुंध थी जो हवा में जिगजैग कर रही थी।
लेकिन जैसे ही गोल्डन सैक्रेड एरो एम्परर इंदिरा के हाथों से छूटा, वो उसकी नजरों से गायब हो गया। अगले ही पल वो तीर सीधा हाइपर मूविंग डीमन गॉड गुंग के सामने मटेरियलाइज हो गया। गोल्डन शाफ्ट सीधा उसके फोरहेड की तरफ पॉइंट कर रहा था। इतनी एक्सट्रीम स्पीड पर मूव करते हुए डीमन गॉड गुंग इस इम्पैक्ट से बच नहीं पाया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी अपनी आधी रफ्तार को भी कोई अटैक लॉक कर सकता है। पहले से ही हवा में होने की वजह से वो अपनी मोमेंटम को रोक नहीं सकता था। वो बस घूमकर डायरेक्शन बदलने की कोशिश कर सकता था और पूरी जान लगाकर अपने सर तीर की ट्रेजेक्टरी से हटाने की कोशिश कर रहा था। उसी पल गोल्डन सैक्रेड एरो ने भयानक एनर्जी के साथ फटकर धमाका कर दिया। एक मैसिव गोल्डन स्पेयर हवा में फैल गया और डीमन गॉड गुंग को पूरी तरह से अपने तीर की ट्रेजेक्टरी से हटाने की कोशिश कर रहा था। उसी पल गोल्डन सैक्रेड एरो ने भयानक एनर्जी के साथ फटकर धमाका कर दिया। एक मैसिव गोल्डन स्पेयर हवा में फैल गया और डीमन गॉड गुंग को पूरी तरह से अपने अंदर समेट लिया। एम्परर इंदिरा के चेहरे पर एक पागल सी खुशी छा गई। उसके फीचर्स लगभग डरावने रूप में मुड़ गए। मैंने कहा था ना, मेरी पावर इनविंसिबल है, केओस की तरह हर कोई मेरी एबिलिटीज झेल नहीं सकता। मैं महान प्रॉफिट हूँ। टाइम मैनिपुलेशन जो सबसे नेचुरल पावर्स में से सबसे सुप्रीम एबिलिटीज में गिनी जाती है, इन्फिनिट ट्रांसफॉर्मेशन, एल्यूसिव अनप्रिडिक्टेबिलिटी और दुश्मन के वार से पहले ही उनकी चाल को भांप लेने की शक्ति को दर्शाती है, जिससे अपोनेंट बिल्कुल बेबस हो जाता है। अगर जैंगी के द्वारा यूज किया गया सेकेंड हैंड ऑफ टाइम उनके लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल के दौरान पर इंदिरा से ज्यादा इफेक्टिव ना होता तो इंदिरा को इतनी जल्दी जलील भरी हार नहीं मिलती और ना ही उसे अपना 7 ट्रेजर गोल्डन स्टेप्स के अंदर लगातार 6 बार मारा जाता। 7 ट्रेजर्स गोल्डन स्टेप्स इंदिरा की सबसे फॉर्मिडेबल पावर थी। ये किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिक लाइफ फॉर्म के खिलाफ सिर्फ 7 बार ही यूज की जा सकती थी, जो उसके 7 चांसेस को रिप्रेजेंट करती थी। हर चांस पर अगर वो अपने दुश्मन को मारने में सफल हो जाता तो वो आउटकम को रियलिटी में बदल सकता था। अगर वो फेल हो जाता तो वो डिफीट के बाद बैटल के स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस जाने का चॉइस कर सकता था और सारी पिछली घटनाएं एक इल्यूजन बन जाती। डीमन गॉड गंग के शरीर पर एम्परर इंदिरा ने आखिरकार एक बहुत अरसे बाद महसूस होने वाली एक्सक्लेरेशन का अनुभव किया, लेकिन अगले ही पल गोल्डन रोशनी के बीच से एक क्रिम्सन बीम फूट पड़ा जो सीधा एम्परर इंदिरा की पोजीशन की तरफ तेजी से बढ़ा। ये बीम इतनी अचानक और इतनी तेज थी कि एम्परर इंदिरा अपनी जीत के नशे से संभल भी नहीं पाया था जब वो उसके बिल्कुल सामने आ चुकी थी। क्रिम्सन बीम के अंदर भयानक एनर्जी भरी हुई थी, इतनी शक्तिशाली कि वो उसे सीधा खत्म कर सकती थी। यहाँ स्ट्रेंथ टेस्ट करने का कोई सवाल ही नहीं था। कोई भी ओपनिंग मिलते ही उसे सबसे निर्दयी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाना चाहिए था। गोल्डन सैक्रेड एरो की जबरदस्त ताकत को झेलने के बाद डीमन गॉड गंग ने अपनी एनर्जी को उसकी हदों से भी आगे धकेलने का फैसला किया और जानलेवा वार के लिए अपनी क्रिम्सन एनर्जी क्रिस्टल्स को इग्नाइट किया। वो भयानक एनर्जी लगभग हर तरह के मैटर के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स को डिसॉल्व कर देने की शक्ति रखती थी। एम्परर इंदिरा ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी लहर महसूस की। उसकी एबिलिटीज अपनी पूरी लिमिट पर पहुंच चुकी थी जब उसके 6 हाथ अलग अलग डिवाइन वेपन्स को संभाल रहे थे। इस पल में उसने अपनी ही बाउंड्रीज को पार कर दिया, अपने शरीर पर पड़ने वाले नुकसान की परवाह किए बिना, और हैरान कर देने वाली पावर अनलीश कर दी। अनगिनत डिवाइन विल्स उसकी उंगलियों के सिरों पर तेज गति से नाच रही थी। धर्म गरज उठा। गार्डियन डिवाइन हैमर ने आसमान पर गरज के साथ प्रहार किया और हेवनली एक्सकेलेटेड पैरासोल लगातार घूमता रहा, नीचे अनेक लाइट स्क्रीन गिराता हुआ। इस हमले को झेलने के लिए उसके पास जो भी जरिए मौजूद थे सबको एक साथ अनलीश कर दिया गया। आसमान के ऊपर एम्परर इंदिरा ने डीमन गॉड गंग के शैटर्ड चेहरे को देखा। उसके शरीर कई जगहों पर गोल्डन सैक्रेड एरो से छेदा जा चुका था। उसकी खोपड़ी लगभग फट चुकी थी, फिर भी अब वो पहले से भी ज्यादा भयानक और ग्रोस्टिक दिख रहा था। 7 ट्रेजर्स गोल्डन स्टेप्स का पहला टीयर वीरान बैटलफील्ड पर धीरे धीरे डिम हो रहा था। हर तरफ धुआं ही धुआं था। यहाँ रेडिएशन की कंसंट्रेशन अब इतनी भयानक स्तर पर पहुंच चुकी थी कि आम लोग बिल्कुल पास नहीं आ सकते थे। अगर कोई पास आता तो हवा में घुली हुई जबरदस्त एनर्जी रेडिएशन उसकी सेल्स को तुरंत मार देती और उसका पूरा शरीर बिखर जाता। जमीन पहचान से परे टूट चुकी थी। जहां तक नजर जाए जली हुई लकीरें फैली हुई थी।
एम्परर इंद्रा जमीन पर खड़ा था। उसका शरीर जख्मों से ढका हुआ था। खून उसकी मसल से बहते हुए नीचे गिर रहा था और जमीन पर एक छोटा सा पड़ल बना रहा था। वो सांस लेने के लिए कांप रहा था। उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी, फिर भी उसके होठों के किनारों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसके पीछे 7 ट्रेजर्स गोल्डन स्टेप्स के 4 टीयर्स डिम हो चुके थे। फिर भी 5वें रेल्म ऑफ रीइंकारनेशन के अंदर उसने सफलता से डीमन गॉड गोंग को मार गिराया था। भले ही इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी और वो खुद भी लगभग मारा ही गया था, लेकिन ये सब उसके लिए वर्थ इट था। उसका दाहिना हाथ एक मुट्ठी से छोटे एनर्जी सोर्स को कस के पकड़े हुए था। उसके सामने डीमन गॉड गोंग के टूटे हुए अवशेष पड़े थे, जिनकी खोपड़ी पूरी तरह से कुचली हुई थी। अपनी जीत के स्पॉइल्स को देखते हुए एम्परर इंद्रा हंसा, एक जंगली और लगभग पागल भरी हंसी जो आसमान तक गूंज उठी। जीत मेरा है, मेरा एम्परर इंद्रा का। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। 2 सेलेस्टियल बीइंग्स सबऑर्डिनेट्स तुरंत आगे बढ़े और एम्परर इंद्रा के कमजोर शरीर को संभाल लिया। सेलेस्टियल एम्परर, आप जीत गए हैं। ये युद्ध भारत के इतिहास में लिखा जाएगा। उसके सभी लोग आपकी शानदार विजय के गीत गाएंगे। एम्परर इंद्रा ने अपने हाथ उनके कंधों पर डाल दिए, जबकि उसका शरीर अब लड़खड़ा रहा था। ये बैटल उसके लिए बहुत ही ज्यादा कठिन रही थी। अगर जैंगी की इनपेनिट्रेबल डिफेंस न होती तो वो डीमन गॉड गोंग के ओवरवेलमिंग हमलों के खिलाफ काउंटर मेजर्स ढूंढने से पहले ही कई बार मर चुका होता। इसके बावजूद अब उसके शरीर पर अनेक जख्म थे और वो आगे लड़ने की स्थिति में नहीं था। सेलेस्टियल एम्परर, पहले हमें वापस लौटना चाहिए। इस बैटलफील्ड के बचे हुए हिस्सों को अशुरा और गरुड़ा ट्राइब के लिए छोड़ देते हैं, एक सबऑर्डिनेट ने सुझाव दिया। उसके सहारे एम्परर इंद्रा का शरीर बिल्कुल ढीला पड़ चुका था, पूरी तरह से थक चुका। उसने अपना सर झुकाया और धीरे से बोला, मेरा काम पूरा हो चुका है। मैंने डीमन गॉड गोंग को मार दिया है। बचे हुए मिनियंस उनकी जिम्मेदारी है। आखिरकार उन्हें भी किसी न किसी तरह अपनी वर्थ प्रूव करनी होगी। दूसरे सबऑर्डिनेट ने तुरंत जवाब दिया, जी। सबसे पहले उन्होंने डीमन गॉड गोंग के शैटर्ड अवशेष उठाए। फिर एक ने अपना दाहिना हाथ एम्परर इंद्रा के शरीर पर रखा, उसके जख्मों को भरते हुए। दूसरे म्यूटेंट ने तुरंत एक व्हर्लविंड समन किया जो चारों को अपने अंदर लपेट लेता है। वो हवा में उठते हैं और तेज रफ्तार से दूर निकल गए। इसी के साथ उन्होंने एम्परर इंद्रा के आदेश अशुरा और गाओ चेंगकोंग तक पहुंचा दिया। बैटलफील्ड पर भयानक युद्ध अभी भी जारी था। भले ही एम्परर इंद्रा ने डीमन गॉड गोंग को हरा दिया, लेकिन इस विशाल बैटलफील्ड पर अभी भी कई भयानक दुश्मन मौजूद थे। अपने कॉम्बैट डायरेक्टिव्स मिलने के बाद, डीमन गॉड के मरने के पश्चात मैकेनिकल लाइफ फॉर्म सिर्फ अपने अंतिम आदेश के मुताबिक ही काम करेंगे। वो आदेश था सभी इंसानों का विनाश करना। उनकी आंखें क्रिम्सन लाल रोशनी से चमक रही थी। अपनी पूरी तरह से एनाइलेशन से पहले के अंतिम पल में वो अपने सामने मौजूद हर दुश्मन का कत्ल कर देने के लिए तैयार थे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अगर उनके सामने के सारे इंसान मर भी जाते तो वो बाकी बचे हुए किसी भी इंसान को ढूंढकर सबको मार डालते। हर एक यूनिट पूरी तरह से केओटिक रैम्पेज की हालत में थे। हालांकि अब उनके पास मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के बारे में काफी जानकारी थी और वो पहली मुलाकात के मुकाबले में इतनी हद तक बेचैन और डेस्परेट होकर नहीं लड़ रहे थे। फिर भी ये युद्ध बेहद कठिन बना हुआ था। गाओ चेंगकोंग और अशुरा 4 कोलोसल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स का सामना कर रहे थे। एक छोटी सी भी गलती का मतलब होता उनके लेजर कैनन्स का सीधा फार, और ऐसा हमला ब्लैक चैरियट लेवल म्यूटेंट्स के लिए भी झेलना बेहद मुश्किल होता है। एम्परर इंद्रा के जाने के बाद अशुरा ने भौएं सिकुड़ ली। अभी भी अनेक मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स का सफाया होना बाकी था, लेकिन एक ब्लैक चैरियट लेवल एनहेंसमेंट म्यूटेंट होने के नाते, जिसका एबिलिटी इंडेक्स 26,000 पॉइंट्स का था, वो धीरे धीरे पूरे बैटलफील्ड को साफ कर सकता था। गरुड़ा, मेरी मदद करो, आसपास के छोटे छोटे दुश्मनों को साफ करो, अशुरा ने गाओ चेंगकोंग को आदेश दिया। गाओ चेंगकोंग मुस्कुराया और सर हिलाकर बोला, जी लॉर्ड अशुरा। अशुरा हाथ में स्पेयर पकड़े हुए 100 मीटर ऊपर आसमान में उछल गया और अपना ट्राइडेंट सामने मौजूद कोलोसल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की तरफ घुसा दिया। वो एक बैटल टाइप मैकेनिकल एंटिटी था जो बेहद मजबूत आर्मर से ढका हुआ था। अशुरा के सीधे हमले का सामना करते हुए उसके कैनन के मुंह से एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट फूटा। अशुरा का ट्राइडेंट सीधा कैनन के मजल की तरफ घुस गया। वो भयानक एनर्जी ब्लास्ट ट्राइडेंट से टकराया, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई उफनता हुआ सैलाब किसी पहाड़ से टकरा जाए।
पल भर में ही वो मोड़ दिया गया और बिखर गया और अशुरा के शरीर पर एक भी खरोच तक नहीं आई। गाओ चेंगकोंग अपने सबॉर्डिनेट्स गुमान और बाटू के साथ आसपास के मास प्रोड्यूस यूनिट्स पर टूट पड़ा। उसके हाथ में मौजूद गोल्डन सैक्रेड स्वॉर्ड तेज चमक रहा था। सिर्फ एक ही वार में दर्जनों यूनिट्स तुरंत फटकर तबाह हो गए। गुमान ने अपना पतला नाजुक हाथ उठाया और हवा में उंगलियों से इशारा किया। बड़े बड़े ट्रांसलूसेंट बैरियर्स प्रकट हो गए जिन्होंने मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को अपने अंदर कैद कर लिया। फिर अपने गुलाबी होठों को हल्का सा खोलते हुए उसने मंत्र पढ़ा, एक्सप्लोड। बैरियर्स तुरंत दब गए और एक जबरदस्त ताकत के साथ मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को पल भर में मिटा दिया। बाटू बिल्कुल पीछे पीछे आया, अपने हाथ में सफेद डाइस का एक गुच्छा हिलाते हुए जिन पर अलग अलग सिंबल्स कूदे हुए थे। दर्जनों मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स उसकी तरफ दौड़ पड़े। बाटू ने उंगली झटकी और एक सफेद भयानक चेहरे वाली डाइस उनके ऊपर हवा में उछल गई। जैसे ही उसने हाथ नीचे दबाया, वो डाइस अचानक एक छोटे पहाड़ के बराबर हो गई और सीधा नीचे गिर गई। सारी मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स उस डाइस के नीचे कुचल दी गई। एम्परर इंदिरा के जाने के बाद गाओ चेंगकोंग, अशुरा और बाकी लोगों ने 2 घंटे से ज्यादा समय तक बैटलफील्ड को पूरी तरह से साफ किया। ये बात नहीं थी कि वो कमजोर थे, बल्कि ये मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स बेहद जिद्दी थे। जब तक उन्हें पूरी तरह से नष्ट ना कर दिया जाए वो लड़ते ही रहते थे। इस युद्ध के बाद म्यूटेंट सेना को एक बार फिर भारी नुकसान उठाना पड़ा। जब वो पहली बार यहाँ आए थे, 3 बड़े फैक्शंस के पास 100 से ज्यादा इलाइट म्यूटेंट्स थे, जिनमें सबसे कमजोर के पास भी 8000 से ज्यादा पावर यूनिट्स थे। अब लेकिन सिर्फ लगभग 20 ही जिंदा बचे थे। अशुरा ने अपने माथे से खून पोंछा। इस हाल ही के युद्ध में उसे चोट भी लगी थी, लेकिन एक ब्लैक चैरियट क्लास एनहांसमेंट टाइप म्यूटेंट के लिए ऐसी चोटें जानलेवा नहीं होती। इस बैटल के बाद हमें वापस लौटना होगा और कुछ वक्त के लिए अपनी रिकवरी करनी होगी, अशुरा ने कहा। वो मुड़कर पीछे की तरफ घूमा। उसका मस्कुलर शरीर कई निशानों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसे एक जंगली लगभग आदिम सुंदरता झलकती हुई महसूस होती थी। अशुरा ने गाओ चेंगकोंग की तरफ देखा, जो सुनहरी पवित्र तलवार उठाए हुए टूटे फूटे मैकेनिकल जीवों के बिखरे हुए अवशेषों पर कदम रखते हुए आगे बढ़ रहा था। अशुरा ने गहरी आवाज में आदेश दिया, अपने साथ दोनों स्वर्गीय जनरल्स को रखो। सारे महत्वपूर्ण मटीरियल्स इकट्ठा करो। फ्रेमॉन्स के लिए कुछ भी मत छोड़ना। गाओ चेंगकोंग ने सर हिलाया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जब उसकी आंखें संकरी लकीरों में बदल गई। अचानक 2 बेहद तेज हमले आसमान को चीरते हुए आए, जिनमें बेमिसाल हत्यारी इरादा भरा हुआ था और वो अशुरा के पीठ की तरफ वार करने लगे। 2 भयानक अशुरा योद्धा, जिनके हाथों में जानलेवा ब्लेड्स थी, अपने नेता पर हमला कर बैठे जब वो बिल्कुल तैयार नहीं था। अशुरा हमेशा से गाओ चेंगकोंग को लेकर सतर्क रहा और इस बाहरी व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं किया। उसका पूरा ध्यान गाओ चेंगकोंग और उसके 2 साथियों पर था, जिस वजह से उस पल उसे अपने ही अधीन योद्धाओं का ख्याल तक नहीं रहा। 2 डेल्टा टियर म्यूटेंट्स ने सच में अपने हथियार उसकी पीठ में घुसा दिए थे। अशुरा का शरीर कांप उठा। उनके हमले उसकी रक्षा को तोड़ नहीं पाए थे, लेकिन इस अचानक घटना ने उसे हिलाकर रख दिया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। इस पल गाओ चेंगकोंग ने वार किया। उसने अचानक अपने हाथ में पकड़ी हुई सुनहरी पवित्र तलवार उठाई और बिजली की रफ्तार से अशुरा की तरफ वार कर दिया। सुनहरी पवित्र तलवार तेज चमक के साथ फूट पड़ी और उसकी भयानक ऊर्जा अशुरा के गले की तरफ लपक आई। उस बल ने अशुरा के प्यूपल्स को तुरंत सिकुड़ दिया। उसे मौत की बू महसूस हुई। मजबूरी में उसने अपनी असीम शक्ति को फोड़ दिया और अपने पीछे मौजूद दोनों अशुरा फॉलोअर्स को उड़ाकर दूर फेंक दिया। फिर उसने अपना ट्राइडेंट उठाया और अपने आप को बचाने के लिए आड़े आ गया। गाओ चेंगकोंग की तलवार से निकली एनर्जी बीम उसके सामने आ टकराई। इस जबरदस्त पावर ने बिना तैयार अशुरा को पीछे की तरफ उड़ा दिया और उसके पैर जमीन पर 2 गहरी लकीरें खींचते हुए चले गए। उसका मन सवालों से भरा हुआ था। वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके अपने आदमी उसे धोखा कैसे दे सकते हैं, और वो इस बात से और भी ज्यादा हैरान था कि महत्वपूर्ण पल में गाओ चेंगकोंग उसके खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी, गाओ चेंगकोंग शुरू से ही अपनी असली शक्ति छुपा रहा था। उसके अंदर गुस्सा भड़क उठा। ये असल में वही गद्दारी भरे इरादे रखता था जैसे उसने पहले ही शक किया था। अशुरा ने गुस्से से दहाड़ मारी।
लेकिन गाओ चंगकोंग मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता गया। उसके हमले तूफान की तरह आ रहे थे। अशुरा को संभलने का कोई मौका ही नहीं मिला। जैसे जैसे अशुरा गाओ चंगकोंग से टकराता गया, उसका दिल हर टक्कर के साथ और भी भारी होता चला गया। भले ही उसकी शक्तियां भयंकर थी, फिर भी वो गाओ चंगकोंग के सामने जरा भी अपर हैंड हासिल नहीं कर पा रहा था। इसके उल्टा गाओ चंगकोंग उसके हर एक वार को बिना किसी मेहनत के आसानी से रोक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गाओ चंगकोंग ने उसके हर एक अटैक पैटर्न को पहले से ही समझ लिया हो। गरुड़ा, तुम आखिर चाहते क्या हो? अशुरा ने गुस्से में गरज कर कहा। गाओ चंगकोंग का हमला बिना रुके जारी रहा। उसने बस अशुरा की तरफ एक गर्म जोशी भरी मुस्कान दी। क्या ये साफ नहीं है? मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। तुम्हारे मरने के बाद मेरे ऊपर एक और सीट खाली हो जाएगी। 8 ट्राइब्स के हेवनली ड्रैगन का नेतृत्व 8 शक्तिशाली एपिसलोन्स करते थे। अब याक्षा और महारागा दोनों जेंगी के हाथों मारे जा चुके थे। ये दोनों 8 ट्राइब्स के बीच बेहद शक्तिशाली हस्तियान थे। उनकी मौत के बाद बहुत कम लोग बचे थे जो गाओ चंगकोंग से ज्यादा शक्तिशाली थे। ये सब उस वक्त हो रहा था जब वो अपनी असली शक्ति छुपाकर बैठा था। हकीकत में ग्रेट स्नो माउंटेन्स के नीचे उसने नैश किंगडम से एक महासेनापति का ओरिजिन और अन्य युद्ध के लाभ भी हासिल किए थे। मेडिटेशन शील की रीइंकार्नेशन थ्योरी परफॉर्मेंस करने की क्षमता के साथ मिलाकर वो लगातार प्रयोग कर सकता था, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे सही रास्ता ढूंढते हुए। गाओ चंगकोंग एक जीनियस था, एक सच्चा असली जीनियस। एक विदेशी भूमि पर होने के बावजूद जहां पर प्रेशर और नियंत्रण था, फिर भी उसने अपनी ही शक्ति पर भरोसा करके खुद को एक भयंकर अस्तित्व बना लिया, जिसका एबिलिटी इंडेक्स सीधा 26,000 पॉइंट्स तक पहुंच चुका था। अशुरा तेज सांस लेने लगा। अभी अभी एक भयंकर युद्ध से गुजरा था और उसकी हालत बिल्कुल खराब थी। इसके बजाय वहीं गाओ चंगकोंग ने फ्रेमोन्स पहुंचने के बाद कभी भी अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। सिर्फ एम्परर इंद्रा के चले जाने के बाद ही उसने अपनी असली ताकत को बाहर निकाला। अशुरा की नजर अशुरा क्लैन के म्यूटेंट जीवों पर गई। उनकी आंखें बिल्कुल कठपुतलियों की तरह खाली। क्या तुम जानना चाहते हो कि इनके साथ क्या हुआ? गाओ चंगकोंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मुझे अफसोस है, युद्ध के दौरान मैंने चुपचाप इन पर अपना पपेट मार्क लगा दिया था। अब ये सिर्फ मेरी कठपुतलियां हैं। अशुरा की आंखें गुस्से से जल उठी। अपना ट्राइडेंट कसकर पकड़ते हुए उसने दहाड़ लगाई। गाओ चंगकोंग, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? तुम एम्परर इंद्रा की नजर को धोखा नहीं दे सकते। मैंने पहले ही हुआक्शु किंगडम का गद्दार हो, और अगर मेरी सुरक्षा छिन गई तो तुम्हारी मौत निश्चित है। गाओ चंगकोंग ने सर हिलाया। हुआक्शु का गद्दार? नहीं नहीं नहीं, तुम सब कुछ गलत समझ रहे हो। असफलता को गद्दारी कहा जाता है, जीत को क्रांति कहा जाता है, और मैं गाओ चंगकोंग अभी तक हारा नहीं हूं। और फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, जिनकी गहराई में व्यंग भरा हुआ था। 3 साल भारत में रहकर मैं एम्परर इंद्रा की क्षमताओं को पूरी तरह समझ चुका हूँ। मुझे बिल्कुल पता है कि उसकी नजर से कैसे बचना है। उसके पास इतनी ऊर्जा ही नहीं बची कि वो तुम्हारी जिंदगी या मौत की चिंता करे। शांति से जाओ, मैं तुम्हारी मौत का दोष मैकेनिकल सिविलाइजेशन पर डाल दूंगा। गाओ चंगकोंग के शब्दों को सुनने के बाद अशुरा की आंखें गुस्से से लाल हो उठी। वो जानता था कि यह आदमी कोई मामूली शख्स नहीं था, और भारत आने के वक्त ही शायद गहरे और खतरनाक इरादे लेकर आया था। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि गाओ चंगकोंग इतना ज्यादा नीच और घिनौना हो सकता है। उसने अपना ट्राइडेंट गाओ चंगकोंग की तरफ पॉइंट कर दिया और गुस्से से दहाड़ लगाई। गरुड़ा, ये मत भूलना कि जब तुम अपनी जिंदगी के सबसे नीचे के दौर में थे, तब भारत ने ही तुम्हें अपनाया था और तुम्हें ऊपर उठने का मौका दिया था। तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? गाओ चंगकोंग ने इस पर तंज भरी हंसी उड़ाई। मेरी उस वक्त की क्षमताओं के साथ कोई भी फैक्शन मुझे खुले दिल से अपना लेता। तुम लोगों ने बस मेरी ताकत को लालच से देखा और मुझे यहाँ बुलाया। ये सिर्फ फायदों का सौदा था। इसमें कौन सा एहसान है जिसका जिक्र किया जाए? अशुरा जानता था कि आज का दिन शांति से खत्म नहीं होने वाला। एक भयानक दहाड़ के साथ उसने अपनी बेइंतहा एनर्जी को छोड़ दिया। उसका कोड नेम अशुरा भारत के दैत्य देवता का रिप्रेजेंट करता था। अशुरा ने अपने अपमान को पूरी तरह सच साबित किया। उसकी युद्ध शैली बेहद सीधी और ब्रूटल थी। एक टॉप टियर एनहेंसमेंट टाइप म्यूटेंट होने के नाते वो सिर्फ अपनी असीम शक्ति पर ही निर्भर करता था। नजदीक क्लोज कॉम्बैट में उसका कोई मुकाबला नहीं था।
लेकिन उसका दुश्मन गाओ चेंगकोंग एक ट्रेड सिस्टम एबिलिटी यूजर था। ट्रेड सिस्टम क्या होता है? वो जो एक ही समय पर 2 या उससे ज्यादा अलग अलग एबिलिटी ट्रेड्स रखता हो, जैसे कि जाएंगी जिसके पास समय और स्पेस दोनों की क्षमता है। गाओ चेंगकोंग की शक्ति हेवनली डांसिंग ट्रेजर व्हील अनंत रूपों में बदल सकती थी। नजदीकी क्लोज कॉम्बैट में भी वो उसमें बराबरी से माहिर था। गाओ चेंगकोंग के पीछे हेवनली डांसिंग व्हील ट्रेजर धीरे धीरे प्रकट होने लगा। उसके सरफेस पर रहस्यमयी संस्कृत रूइंस घूम रहे थे। बाटू और गुमान धीरे धीरे पीछे हट गए। ये युद्ध उनकी दखल से काफी परे था, लेकिन मौजूदा हालात में अशुरा के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने जब कार्य करने का फैसला कर लिया था, तभी हर मुमकिन भागने का रास्ता सील कर दिया गया था। इसके अलावा अभी अभी एक भयानक युद्ध से गुजरा होने के कारण अशुरा बिल्कुल थक चुका था। बाहर की दुनिया को संकेत भेजने और यहाँ की स्थिति के बारे में किसी को अलर्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। युद्ध शुरू होने से पहले ही इस पूरे इलाके से सारी जानकारी का ट्रांसफर बंद हो चुका था। इस मामले को समझाना बहुत आसान था। वो बस ये कह सकते थे कि मैकेनिकल सिविलाइजेशन जिम्मेदार है। अशुरा का शरीर नीली ऊर्जा से घिरा हुआ था। उसकी वाटर बियरिंग स्टेट उसका सबसे भयानक रूप थी, जिसमें वो कल्पना से परे शक्ति छोड़ सकता था। अपना ट्राइडेंट पकड़कर उसने पल भर में दोनों के बीच का फासला मिटा दिया। उसकी शारीरिक चार्ज से निकली तेज ध्वनि लहर ने उन अशुरा क्लैन के कठपुतलियों के कान के पर्दे फाड़ दिए, जो समय पर नीचे नहीं हट पाए थे। खून उनके घाव से बहने लगे। गाओ चेंगकोंग के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी नजर सख्त और ठंडी बनी रही जब वो तेजी से आते अशुरा को देख रहा था। ट्राइडेंट उसके चेहरे की तरफ लपका, लेकिन सनवेल स्वॉर्ड बिल्कुल सही समय पर उठी और वार को रोक लिया। दोनों योद्धाओं के टकराव से भयंकर ऊर्जा हर दिशा में फैल गई। खुशकिस्मती से गुमान और बाटू काफी पीछे हट चुके थे और बिना चोट के बच गए, लेकिन उस शक्ति के डरावने असर को देखकर बाटू हंसी रोक नहीं पाया। कितनी भयानक शक्ति है ये एक एपिसिलॉन क्लास म्यूटेंट की ताकत है। एपिसिलॉन क्लास का सबसे नीचा स्टार व्हाइट चैरियट भी डेल्टा क्लास म्यूटेंट्स की समझ से परे शक्ति दिखाता है। ये सिर्फ ताकत का अंतर नहीं, बल्कि अस्तित्व के बुनियादी ढांचे का अंतर है। गुमान के हाथ स्वाभाविक रूप से उसके दोनों तरफ लटक रहे थे। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, फिर भी वो युद्ध की स्थिति में बनी हुई थी। अगर बैटलफील्ड पर जरा भी बदलाव होता तो वो बिना झिझक वार करती। एक ट्रेड सिस्टम एबिलिटी यूजर होने के नाते उसकी स्पेशल बैरियर एबिलिटी एपिसिलॉन स्टार के म्यूटेंट्स पर भी असर डाल सकती थी। बाटू की बातें सुनकर उसने धीरे से हंसी छोड़ी। जल्दबाजी मत करो। अशुरा के मरने के बाद हम भारत के लिए कोई काम नहीं आएंगे। उसके बाद हमें कई मौके मिलेंगे अलग अलग अंडरग्राउंड रूइंस को एक्सप्लोर करने का और चीजें जैसे गॉड ऑफ सोर्स या स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस ढूंढने का। बाटू ने सर हिलाया। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही थी। गाओ चेंगकोंग के साथ अनेक खतरनाक युद्धों में चलने वालों में से सिर्फ ये दोनों ही आज तक जिंदा बचे थे। गाओ चेंगकोंग निश्चित रूप से उसे पूरी सावधानी और अहमियत के साथ संवारेगा। और जहां तक गुमान का सवाल था, वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। इससे ज्यादा किसी क्लोजर की जरूरत ही नहीं थी। अशुरा और गाओ चेंगकोंग के बीच का फाइट भर में हजारों बार हुआ। बेइंतहा क्रोध में डूबा अशुरा गाओ चेंगकोंग को छलनी करना चाहता था। गाओ चेंगकोंग सुनहरी पवित्र तलवार पकड़े हुए शांत मुस्कान के साथ हर वार को बिल्कुल सही प्रिसीजन के साथ आसानी से रोक रहा था। ये युद्ध उसके मन में अनेक बार स्टिमुलेट हो चुका था। अशुरा का हर एक मूव उसकी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल दायरे में था। इसके अलावा दोनों की करंट सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। अशुरा की शक्ति भयानक तौर से कम हो गई थी, लेकिन ये युद्ध जहां हर मूव पहले से ही एक्सपेक्टेड था, अपनी नेचर में भी काफी अनफेयर था। अशुरा पागलपन भरे गुस्से के साथ वार करता रहा। उसके हमले तूफान की तरह थे, गाओ चेंगकोंग को कुचल देने के इरादे से। लेकिन गाओ चेंगकोंग तूफान के बीच एक द्वीप की तरह खड़ा रहा, जिसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ऊपर दिख रहा था, जबकि नीचे अतः गहराइयों से जुड़े हुए संबंध छुपे हुए थे। वो अशुरा को हमला करने देता रहा। उसकी लय कभी भी नहीं टूटी। ये कैसे हो सकता है? अशुरा हैरान हो गया। ये घटना उसके लिए असहनीय थी। तुमने कितनी शक्ति छुपा रखी है? भारत आने के बाद क्या तुमने कभी हमें अपनी असली ताकत दिखाई ही नहीं? अशुरा ने दहाड़ लगाई। गाओ चेंगकोंग हल्की सी मुस्कान के साथ बोला,
ये सब पहले जैसा ही है। तुम हमेशा मुझ पर शक करते आए हो, है ना? तुम कहते थे कि मैं एक बाहरी हूँ, मुझे अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। अशुरा ने अपना ट्राइडेंट ऊपर उठाया। उससे एक भयानक ऑरा फूट पड़ा और उसने अपनी सबसे प्रचंड शक्ति को एक ही सही निशाने वाले फेंक में गाओ चेंगकोंग पर केंद्रित कर दिया। शिवा का ट्राइडेंट स्ट्राइक हर चीज को नष्ट कर देने की शक्ति रखता था। गाओ चेंगकोंग की आंखें थोड़ी सी खुल गई। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, जो कुछ भी तुम अब कर रहे हो वो सब बस एक अंतिम संघर्ष है। सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, तुम मेरी हथेली से बच नहीं सकते। उसने धीरे से अपना बायां हाथ उठाया, जैसे खुद तगोड़ा अपनी हथेली खोलकर महर्षि को पकड़ने जा रहा हो। हेवंस इक्वल वे सील। एक ही हाथ से उसने मुद्रा बनाई। उसकी हथेली में एक पवित्र कलश प्रकट हो गया। उसका मुंह सीधा अशुरा के ट्राइडेंट की तरफ था। जैसे ही वो भयानक शक्ति गाओ चेंगकोंग के नजदीक पहुंची, वो अपने आप कलश की तरफ खींची चली गई। किसी अजीब संबंध से बंधी हुई तरह ट्राइडेंट कलश के मुंह की तरफ घुसने लगा। अशुरा की आंखें फैल गई जब वो अपने ही ट्राइडेंट को घूर कर देखने लगा। इस वार की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि खुद एम्परर इंद्रा भी इसे सावधानी के साथ लेता। ट्राइडेंट और ट्रेजर वेस एक स्टैंड ऑफ की स्थिति में आ गए। दो शक्तियों का टकराव, एक भयानक और हिंसक और दूसरी कोमल और ग्रहण करने वाली। कलश जोर जोर से कांपने लगा, जैसे वो टूटने ही वाला हो, लेकिन गाओ चेंगकोंग के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। धीरे धीरे ट्राइडेंट की शक्ति कम होती गई और अंत में वो पूरी तरह पवित्र कलश में समा गई। इतना जबरदस्त वार बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से अशुरा 3 कदम पीछे लड़खड़ा गया। उसका ट्राइडेंट, जो उसकी अलौकिक ऊर्जा से बनाया गया था, बेहद विशाल शक्ति रखता था और किसी भी असली धातु से बने हथियार से भी काफी ज्यादा शक्तिशाली था। फिर भी ये वार गाओ चेंगकोंग के शरीर पर एक छोटी सी खरोच तक नहीं पहुंचा पाया। तुम, उसने गाओ चेंगकोंग की तरफ उंगली उठाई। इस वक्त उस मन सिर्फ गुस्से से ही नहीं बल्कि धीरे धीरे बढ़ती हुई बेचैनी से भी भरा हुआ था। उसे एहसास हो गया था कि शायद आज वो असल में मर जाएगा। पहले एक समय में वो इस बात को लेकर घबराया नहीं था। आखिरकार उसके पास ज्यादा लाइफ लेवल्स था, इतना ज्यादा कि सिर्फ अपने शरीर के एक छोटे से टुकड़े के साथ भी जिंदा रह सकता था। लेकिन आज वो लगातार कई भयानक युद्धों से गुजरा था। भले ही डीमन गॉड बेहद डरावना था, लेकिन वो कॉम्बैट टाइप मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स भी कोई आसान दुश्मन नहीं थे। एक अचानक हुए संघर्ष में अगर कोई ब्लैक चैरियट लेवल का म्यूटेंट उनकी कमजोरियों से अनजान होता तो वो भी हारा जा सकता था। अशुरा ने अकेले ही 3 सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को गिरा दिया था, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से थक चुका था। मैंने तुमसे कहा था, संघर्ष करना बंद कर दो, निश्चिंत रहो। जब तुम मर जाओगे तो 8 ट्राइब्स में सिर्फ एम्परर इंद्रा ही मेरे रास्ते में खड़ा होगा। मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा से उससे नफरत करते आए हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज नहीं तो कल मैं उसकी जगह ले लूंगा। गाओ चेंगकोंग के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आ गई, जैसे बसंत की हवा त्वचा को छू कर गुजरती है। लेकिन वो मुस्कान रीढ़ की हड्डी में ठंडक डालने के लिए काफी था। गाओ चेंगकोंग की महत्वाकांक्षा सभी उम्मीदों से परे जा चुकी थी। उसकी योजना छोटे मोटे लाभ या हानि तक सीमित नहीं थी। उसका लक्ष्य पूरे भारत रल्म पर कब्जा जमाना था। अगर वो वास्तव में एम्परर इंद्रा की जगह भारत का सबसे शक्तिशाली म्यूटेंट बन जाता तो वो भारत के उच्च कमांड को मजबूर कर सकता था कि वो उसे अपना शख्स बना ले। उसकी पहचान की बात रही तो वो बिल्कुल मायने नहीं रखती है। अगर जरूरत पड़ती तो इलाइट लोग उसके लिए कोई भी बैकग्राउंड गढ़ सकते थे, चाहे वो क्षत्रिय हो या ब्राह्मण। फिर बड़े बड़े नोबल परिवार घोषणा पत्र जारी करते जिसमें ये कहा जाता कि वो भारत का ही मूल निवासी है जो सिर्फ विदेश से लौट कर आया है। आम श्रद्धालु लोग इस पर बिना किसी सवाल के विश्वास कर लेते। जितना ज्यादा अशुरा इस बारे में सोचता आ गया, उतना ही उसका दिल भय से तेजी से धड़कने लगा और उसका गुस्सा उबलने लगा। उसने गाओ चेंगकोंग की तरफ इल्जाम लगाते हुए उंगली उठाई और गरज कर कहा, तुम सिर्फ सपने देख रहे हो। तुम्हारी महत्वाकांक्षा कभी पूरी नहीं होगी। चाहे मुझे मार भी दो, तुम कभी एम्परर इंद्रा को हरा नहीं पाओगे। तुम्हारी शक्ति एम्परर इंद्रा की शक्ति के आसपास भी नहीं पटकती। गाओ चेंगकोंग की मुस्कान और गहरी हो गई। तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन ये बोझ तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और वो है मरना। गाओ चेंगकोंग के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई।
भारत आने के बाद से मैंने तुम्हारी धार्मिक संस्कृति को अपना लिया है और अपनी हेवनली डांसिंग ट्रेजर व्हील की 7वीं सील पर भी पूरी पकड़ बना ली है। आज मैं इसी टेक्निक से तुम्हें तुम्हारी अंतिम यात्रा पर भेजूंगा। ये बोलते हुए उसका शरीर अचानक अजीब तरीके से मुड़ने लगा, जैसे योगा के आसनों और किसी प्राचीन नृत्य का मिश्रण हो। ढोल की थाप गूंज उठी, उसकी तीखी लय योद्धाओं के लिए युद्ध नाड़ की तरह गूंज उठी। सील ऑफ डिस्ट्रक्शन। गाओ चेंग के पीछे शिवा के भयानक छाया रूप प्रकट होने लगे। देवता नंगे सीने के साथ दिख रहे थे। उनका गले में एक काला सांप लपटा हुआ था। वो नृत्य के देवता भी थे और साथ ही संपूर्ण सृष्टि के विनाश के नियंता भी। जैसे ही सील ऑफ डिस्ट्रक्शन प्रकट हुई, गाओ चेंग की ऑरा तुरंत बदल गई। उसकी आंखें विनाश की रोशनी से जल उठी और उसकी उपस्थिति पहले से भी ज्यादा भयानक हो गई। असुरा, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाता हूं। भारत की ट्रुप शिवा, विष्णु और ब्रह्मा, ये 3 महादेवता क्रमशः विनाश, सृष्टि और संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें सबसे शक्तिशाली विनाश का देवता शिव है। सील ऑफ डिस्ट्रक्शन ने सीधे तौर पर गाओ चेंग की कुल शक्ति को बढ़ा दिया था, उसकी हर क्षमता को भयानक स्तर तक पहुंचा दिया था। इस अवस्था में वो एक व्हाइट बिशप लेवल म्यूटेंट के खिलाफ भी खड़ा हो सकता था। इसकी कीमत बाद में आने वाली फिजिकल वीकनेस थी, लेकिन इस वक्त ये पूरी तरह से लाभदायक था। वो समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, कहीं कोई और इंटरवीन करने ना आ जाए। एक भयानक सुनहरी तूफान गाओ चेंग से चारों तरफ फैल गया जब वो सीधा सामने से असुरा पर टूट पड़ा। असुरा जानता था कि अब भागना असंभव था। विशाल बर्फ के मैदान कब से एक वीरान भूमि बन चुके थे, जहां जीवन का नामो निशान तक नहीं था। उसकी बची हुई स्टेमिना सामरान सिटी तक पीछे हटने के लिए काफी नहीं थी, इसीलिए उसने सब कुछ छोड़ दिया और पूरी लापरवाही के साथ लड़ने लगा। गरुड़ा, चाहे आज मैं मर भी जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें भी अपने साथ नर्क तक घसीट कर ले जाऊंगा। असुरा ने अपनी मुट्ठी घुमाई और सीधा गाओ चेंग पर एक घूसा जमा दिया। उन दोनों की शक्तियों के टकराव से गुमान, बाटू और बाकी सभी को बेहद दूर धकेल दिया गया। ये युद्ध बेहद डरावना था। एनहेंसमेंट टाइप म्यूटेंट्स को मारना बदनाम तौर पर मुश्किल होता है और वो सबसे ज्यादा हिंसक भी होते हैं। जब तक उनका शरीर पूरी तरह से नष्ट ना कर दिया जाए, उन्हें खत्म करना लगभग नामुमकिन होता है। गाओ चेंग के पास समय, स्थान और साथी हर चीज का फायदा था। उसने सब कुछ पहले से ही हिसाब लगा रखा था। फिर भी उसे विशाल और अनंत बर्फ के मैदान में असुरा को आखिरकार मारने में पूरे आधे घंटे का समय लग गया। उसने अपने चेहरे से धूल झाड़ी, सफेद रुमाल को अपनी जेब में रखा और फिर अपने सामने पड़े असुरा को देखा। सच में असुरा, तुम अपने नाम के योद्धा हो। तुम एक भयानक अपोनेंट थे। अब असुरा को इंसान कहना मुमकिन नहीं था। उसका शरीर टुकड़ों में बिखर चुका था। फिर भी कटे हुए अंग भी उसके लगातार हमलों को रोक नहीं पाए थे। इसकी वजह से उसकी मौत बेहद भयानक थी। गाओ चेंग आगे बढ़ा और असुरा के माथे पर अपना हाथ रख दिया। मौत से पहले वो विशेष सार शरीर के वो उसका ओरिजिन इकट्ठा करता है। अगर उसे समय पर अब्सॉर्ब नहीं किया जाए तो वो धीरे धीरे आसमान में बिखर जाता है। वो पूरी तरह से गायब नहीं होता, लेकिन एक शून्य अवस्था में चला जाता है। जैसे ही गाओ चेंग की हथेली उसके माथे को छू गई, एक असीम राहत का भाव उसके शरीर में भर गया और उसके चेहरे से थकान का आखिरी निशान भी पल भर में मिट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर एक शुद्ध आनंद झलक रहा था, इतना गहरा कि उसके मुंह से एक हल्की सी कराह भी निकल गई। गुमन और बाटू तभी आगे बढ़े जब सब कुछ खत्म हो चुका था। जमीन पर पड़े हुए चिथड़े पिथड़े लाश को देखकर बाटू ने कंधे उचकाए और कहा, बॉस, जब हम वापस जाएंगे तो तुम्हें ये सोच लेना चाहिए कि उन लोगों को ये सब कैसे समझाओगे। समझाने जैसा क्या है, गाओ चेंग ने कहा। बस ये कह देना कि मैकेनिकल लीजन के पास एक बैकअप प्लान था और असुरा उनसे लड़ते हुए मर गए। इसके साथ ही उसकी नजर दूर की तरफ चली गई। उन तीनों के अलावा मौके पर अभी भी दर्जन से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिनमें सिर्फ असुरा के फॉलोवर्स ही नहीं बल्कि उसकी गडुरा ट्राइब के लोग भी शामिल थे। बस फर्क इतना था कि वो सब कठपुतलियां बन चुके थे। गडुरा ट्राइब में भर्ती किए गए लोगों के बारे में भी गाओ चेंग ने कभी उन्हें अपना नहीं माना था। इन लोगों के बीच एम्परर इंदिरा के भेजे हुए जासूस छुपे हुए थे जो उस पर नजर रखने के लिए भेजे गए थे। सबको मार दो। गाओ चेंग अपने पांव पर खड़ा हो गया।
बिना किसी और बात के उसकी सन विल स्वॉर्ड उसके हाथ में प्रकट हो गई और एक सीधी हॉरिजॉन्टल आर्क में घूम गई। बर्फ जैसी ठंडी तलवार की रोशनी ने होशो हवास खो चुके कठपुतलियों को चीर दिया और पल भर में ही उन्हें तोड़कर रख दिया। खून आसमान में छिटक गया। अब बैटलफील्ड पर सिर्फ गाओ चेंगकोंग और उसके 2 साथी ही बचे थे। गुमान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सब मर चुके हैं, अब कोई गवाह नहीं बचा। लेकिन इससे एम्परर इंदिरा को जरूर शक होगा। अब हम क्या करेंगे? गाओ चेंगकोंग ने सिर्फ मुस्कुराते हुए सर हिलाया। नहीं, वो मुझ पर शक नहीं करेगा, और अगर करे भी तो भी वो कोई कदम नहीं उठाएगा। अगर वो ठंडा और निश्चित होता तो शायद डीमन गॉड गंग को हराने के बाद भी एम्परर इंदिरा पर वार कर देता। लेकिन आखिरकार इंदिरा एक प्रॉफिट था। वो बिना पूरी तरह यकीन हुए कभी काम नहीं करता था, खासकर तब जब उसके सामने एक गंभीर रूप से घायल इंदिरा और अशुरा दोनों मौजूद होते। फिर भी अशुरा को मारना उसे भारत की सर्वोच्च शक्ति पर कब्जा करने के एक और कदम के करीब ले आया था। वो एम्परर इंदिरा को अच्छी तरह समझता था। इंदिरा एक जीनियस था, लेकिन साथ ही एक बेहद घमंडी आदमी भी। प्रॉफिट के नाम से जाने जाने वाला इंदिरा टेम्पोरल एबिलिटीज रखता था, जिससे वो किसी व्यक्ति के अतीत और भविष्य के रास्ते को ऐसे देख सकता था जैसे कोई किताब के पन्ने पलटकर पूरी जिंदगी देख रहा हो। इसी वजह से वो मानता था कि कोई भी उसे कुछ छुपा नहीं सकता था। गाओ चेंगकोंग की मेडिटेशन सील उसकी कई एबिलिटीज में से एक थी। ये एक टेम्पोरल पावर थी जो सिर्फ मौजूदा संकेतों के आधार पर सबसे संभावित भविष्य का अनुमान लगा सकती थी। सुनने में ये थोड़ी अस्पष्ट लगती थी और वास्तव में ये एम्परर इंदिरा की क्षमता का एक कमजोर रूप था। फिर भी ये कमजोर शक्ति भी एम्परर इंदिरा के उसके बारे में फैसलों को प्रभावित कर सकती थी। एम्परर इंदिरा अपनी क्षमताओं पर अंधा भरोसा रखता था और अपनी हर भविष्यवाणी को सच मानता था। गाओ चेंगकोंग इसी अंधी घमंड का फायदा उठाकर इसे अपनी ढाल बना सकता था। अगर मैं उस आदमी के सामने होता तो मैं कभी ये सब करने की हिम्मत नहीं करता। गाओ चेंगकोंग के दिमाग में जैंगी का ख्याल आया और उसकी आंखें थोड़ी सी नैरो हो गई, जिनमें हल्की सी चिंता झलक रही थी। तुम जैंगी की बात कर रहे हो? गुमान ने पूछा। गाओ चेंगकोंग ने सर हिलाया। उस आदमी की टेम्पोरल एबिलिटी शायद एम्परर इंदिरा से ज्यादा ना हो, लेकिन असली खतरा उसके नेचर में है। उसने अचानक दोनों की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, अगर जैंगी को मुझ पर जरा भी शक हो गया तो उसे किसी सबूत की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो सीधा मुझे मार देगा। क्या तुम्हें लगता है ये सच है? उसके बाद वो बस कोई बहाना बनाकर सब कुछ छुपा देगा। दोनों ने बिल्कुल एक साथ सर हिलाया। जैंगी के साथ अपनी पिछली अनुभव याद करते ही उनके चेहरे गंभीर हो गए। अगर हमें कभी हुआक्शु किंगडम वापस जाना है तो वो हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होगा, बाटू ने गहरी सांस लेते हुए कहा। गाओ चेंगकोंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस दोनों की तरफ मुड़ा और कहा, चलो अब हमें वापस लौटना चाहिए। वापस जाकर एक अच्छा नाटक करना है। भारत फोर्सेस ने भी डीमन गॉड गंग के नेतृत्व वाली मैकेनिकल लीजन को सफलतापूर्वक हरा दिया था और सामरान सिटी वापस लौट आया था। इंदिरा जैसे ही पहुंचा उसने खुद को अलग कर दिया और अपने मेडिकल टाइप म्यूटेंट सबॉर्डिनेट से इलाज करवाने लगा। जब जैंगी को ये खबर मिली तो वो सच में थोड़ा हैरान हो गया। वो असल में ये उम्मीद कर रहा था कि भारत के म्यूटेंट्स बस युद्ध में मर जाएंगे, लेकिन उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि उन लोगों के पास इतनी असली ताकत होगी कि वो डीमन गॉड गंग को भी गिरा सकेंगे। उनकी हायरार्की के हिसाब से डीमन गॉड गंग की शक्ति डीमन गॉड गुआ के बराबर होनी चाहिए थी, शायद थोड़ी सी ज्यादा। लेकिन एक वाइट बिशप भी एक लोअर टीयर डीमन गॉड के खिलाफ लड़ते हुए बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाता है। ये सब उसने आखिर कैसे कर लिया? जैंगी ने अफसोस भरे अंदाज में सोचा। डैंग शेंगतोंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अरे छोड़ो, भारत के लोगों ने इंटरनेशनल स्टेज पर अपना नाम बनाने के इस मौके को बहुत अहमियत दी थी, इसीलिए उन्होंने सीधा 8 ट्राइब्स के 2 सबसे शक्तिशाली मेंबर्स भेजे। उसने आंखें नैरो कर ली, जिनमें दुश्मनी की हल्की सी झलक थी। और फिर है गाओ चेंगकोंग। वो आदमी 8 ट्राइब्स में मिड से हाई रैंक पर आता है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। जैंगी ने सर हिलाया। तुम्हारे भेस बदलने में सबसे ज्यादा माहिर। ब्लिजर्ड सिटी में उसने कभी अपनी ही डिस्गाइज से सबको धोखा दिया था। बाद में जब उसने अपनी बगावत शुरू की तो भी कई लोग मानने को तैयार नहीं थे कि रीइंकार्नेशन स्क्वाड का वो मेहनती वफादार कैप्टन जो सबके लिए बिना थके काम करता था, बगावत शुरू कर सकता है।
ये सोच सिर्फ जू जेंग के नेतृत्व वाले अपर एक्लियंस तक ही सीमित थी। आज भी ब्लिज़र्ड सिटी के कई आम लोगों के दिल में शायद वो अभी भी एक हीरो है, शायद एक उम्मीद की किरण भी। कुछ ही देर बाद गाओ चेंगकोंग, गुमान और बाटू साथ वापस लौट आए। उनकी हालत बेहद खराब थी। उनके कपड़े खून और साफ दिख रहा था कि वो गंभीर रूप से घायल थे। भारत टीम के कैंप की तरफ लड़खड़ाते हुए जाते वक्त गार्ड्स उन्हें देखकर दंग रह गए। उन्हें पता था कि सेलेस्टियल बीइंग्स एम्परर इंदिरा के साथ वापस आ चुके थे, लेकिन दर्जनों अशुरा और गरुड़ा ट्राइब के योद्धा अभी भी बैटलफील्ड पर होने चाहिए थे। तो फिर सिर्फ गाओ चेंगकोंग और उसके 2 साथी ही वापस क्यों आए? बाकी सब कहाँ गए? ये म्यूटेंट्स गाओ चेंगकोंग से सीधा सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर सके। इसके बजाय गाओ चेंगकोंग ने खुद ही सीधे शब्दों में कहा, तुरंत एम्परर इंदिरा को रिपोर्ट करो, अशुरा युद्ध में गिर चुका है। म्यूटेंट्स के चेहरे तुरंत सफेद पड़ गए। वो इस सच को समझ ही नहीं पा रहे थे। एक तुरंत भागकर एम्परर इंदिरा को ढूंढने चला गया। एम्परर इंदिरा अपने बिस्तर पर बैठा था। उसके शरीर से ट्यूब से जुड़ी हुई थी जब उसका इलाज चल रहा था। उसकी शारीरिक चोटें ज्यादा सीरियस नहीं थी। एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी और भारत के मेडिकल म्यूटेंट्स की क्षमताओं के साथ वो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी लाइफ एनर्जी और खोई हुई पावर्स वापस लाने के लिए उसे एक स्पेशल तरीके की जरूरत है। वो म्यूटेंट एम्परर इंदिरा के रूम में पहुंचा, अपनी प्रेजेंस बताई और जल्दी से उसके पास आया। उस आदमी के चेहरे पर घबराहट देखकर एम्परर इंदिरा समझ गया कि कुछ बेहद बुरा हो चुका है। क्या हुआ? उसने अपनी अधीन को तसल्ली देने के लिए जबरदस्ती एक हल्की मुस्कान बनाई। लॉर्ड इंदिरा, गरुड़ा अभी वापस आया है। उसने कहा म्यूटेंट लड़खड़ा गया। वो पूरी बात बोल ही नहीं पाया। एम्परर इंदिरा के पास खड़े एक अधीन ने धीमी आवाज में पूछा, उसने क्या कहा? रूम में मौजूद हर कोई महसूस कर सकता था कि कुछ बहुत ही गलत हुआ है। सेलेस्टियल बीइंग्स इलाइट के भी इलाइट थे, हर एक अनेक युद्धों का अनुभव रखने वाले योद्धा। अगर कोई इतनी बड़ी घबराहट दिखा रहा है तो मतलब साफ है, कुछ सच में असाधारण घटना हुई है। उस म्यूटेंट ने सर झुका लिया, अपनी मुट्ठियां कस ली और कांपती आवाज में कहा, अशुरा युद्ध में मर चुका है। क्या? पूरे रूम में एक साथ सांस रुक जाने की आवाज गूंज उठी। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो बेहद शक्तिशाली आदमी मर चुका था। एम्परर इंदिरा के चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने खबर देने वाले पर गहरी नजर डाली। उसका दिमाग तेज रफ्तार से चलने लगा। अशुरा की मौत अचानक थी, लेकिन उसे याद आया कि वो योद्धा पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था और बैटलफील्ड से हटने पर मजबूर हो गया था। उस समय बैटलफील्ड की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कम से कम वो भयानक मौत से ना डरने वाले मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स अभी भी म्यूटेंट सेना पर बेरोक टोक लहरों की तरह हमला कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में नुकसान होना। एम्परर इंदिरा ने अपनी बाहें सीने पर बांध ली। उसका लहजा पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ये वो नहीं हो सकता। वो इतनी साफ सुथरी तरीके से काम अंजाम नहीं दे सकता। उसे पूरा भरोसा था कि वो गाओ चेंगकोंग को अच्छी तरह समझता है। इसके अलावा उसे लगता था कि गाओ चेंगकोंग अब हुआक्शु किंगडम के द्वारा निकाला गया एक कुत्ता मात्र है जो मजबूरी में उन पर निर्भर है। एक कुत्ता अपने मालिक के खिलाफ कैसे जा सकता है? और वो मालिक था कैरन सिटी, जो कभी फ्रेमोन्स की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन पिछली जंग के दौरान मैकेनिकल सिविलाइजेशन ने सीधा इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और फ्रेमोन्स के देव मंडल और उनके उच्च अधिकारियों को बाहर निकाल दिया था। फ्रेमोन्स का मानना था कि ये एक प्रतिकार है। प्रेजेंट में कैरन सिटी की रक्षा दूसरे डीमन गॉड कर रहा था, जो 10 डीमन गॉड्स में से एक था। कैरन सिटी अब गायब हो चुकी थी। पूरा शहर खोखला कर दिया गया था। उसकी गहराइयों तक खुदाई करके कई एंशिएंट अवशेष निकाले गए थे। फिर भी अपने साथी डीमन गॉड्स की तरह उस डीमन गॉड को भी कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कुछ ऐसी जगहें ढूंढी थी, जैसे वो ब्लैक हाउस जो जैंगी ने पहले ही खोजी थी, लेकिन ऐसी चीजें उनका असल लक्ष्य नहीं थी। डीमन गॉड ने एक काले धातु जैसी वस्तु को देखा जो उसके एक मैकेनिकल सबऑर्डिनेट ने उसे सौंप दी थी। उसे अपनी हथेली में स्कैन करने के बाद उसने थके हुए अंदाज में सर हिला दिया। प्लाटो, ये क्या है? उसके पास एक थोड़ा उलझा हुआ स्वर सुनाई दिया। टीज सही कह रहा है। तभी एक बड़ा धातु से बना सर ऊपर उभरा, गोल और भरा हुआ। ये कि अपने सर से 2 गुना बड़ा, बिल्कुल एक विशाल लोहे के। उसने उसे अपने उंगलियों के बीच पकड़ा और उल्टा कर आसमान की तरफ देखा। सफेद सूरज जैसे मरने के कगार पर था। उसकी कमजोर रोशनी मुश्किल से उस
पारदर्शी काले धातु के टुकड़े को भेद पा रही थी। बस इतिहास की धूल, उसने कहा, और फिर उस काले धातु को सीधा पास खड़े मेटल बॉल सर के पास फेंक दिया। हमारी सारी कोशिश बेकार चली गई। वो वहां नहीं थे जहां हमने सोचा था। सच में? अपनी ही सिविलाइजेशन के स्टार से एक शक्तिशाली गॉड लेवल सिविलाइजेशन के अस्तित्व का अंदाजा लगाना उतना ही मुश्किल है जितना कि कीड़े मकोड़ों का घेरे समुद्र के बारे में सोचना। मेटल स्पीयर सर ने काले धातु को पकड़ लिया और उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। एक गरजती हुई धमाके के साथ वो खड़ा हो गया और उसका शरीर अब डीमन गॉड प्लाटो से भी 2 गुना बड़ा हो चुका था। उसके उस थोड़े से फनी गोले जैसे सर के अलावा उसका शरीर बेहद विशाल और मजबूत था, जो बहुत ही मोटे काले आर्मर से ढका हुआ था। कैरागार ने प्लाटो को उस गोल जैसे धातु से खेलते हुए देखा और अचानक पूछा, तुम अपनी करंट अवस्था के बारे में क्या सोचते हो? प्लाटो ने कैरागार को घूर कर देखा जब उसने ये सवाल पूछा। कैरागार ने प्लाटो की तरफ बिल्कुल खाली नजरों से देखा, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के जोर से हंस पड़ा। हाँ, उसकी हंसी मेटालिक थी। प्लाटो के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे तुम पर नजर रखनी पड़ेगी प्लाटो, नहीं तो एक दिन तुम अचानक गायब हो जाओगे और मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। उसने अपना सर झुका लिया जैसे थोड़ा उदास हो गया हो। कैनलॉट, मोनाबेला, एंजेलोटी, वो सब भी अचानक इसी तरह गायब हो गए। प्लाटो कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैरागार की बातों का क्या जवाब दे। उसने दूर की तरफ देखा। ये इलाका वेस्ट मैकेनिकल लाइफ फॉर्म से भरा हुआ था। अपने ऑर्डर्स के मुताबिक वो मिट्टी और कंस्ट्रक्शन का मलबा हटा रहे थे और फिर जमीन के और गहराई में खुदाई जारी रख रहे थे। प्लाटो का कमांड खत्म हो चुका था। आगे खुदाई का मतलब नहीं था। जो चीज वो ढूंढ रहे थे वो ह्यूमन रेल्म के इस कोर रीजन के नीचे नहीं थी। फिर भी जब तक नए ऑर्डर्स नहीं आते वो अपने अंतिम निर्देश का पालन करते रहेंगे जब तक उनकी ऊर्जा पूरी तरह खत्म ना हो जाए। कैरागार, प्लाटो ने अचानक कहा। कैरागार ने जवाब दिया। वो अपने बड़े भाई प्लाटो को जिज्ञासा भरी नजरों से देखने लगा। क्या तुम उन्हें दोबारा देखना चाहते हो? मेरा मतलब है कैनलॉट, मोनाबेला, एंजेलेटो जैसे लोगों को। कैरागार की आंखें, जो उसके गोल जैसे सर में जड़े 2 क्रिस्टल्स थे, अचानक तेज चमक उठी। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ। अगर वो साथ होंगे तो मेरे पास खेलने के लिए और दोस्त होंगे। प्लाटो ने मुंह मोड़ लिया। उसकी आवाज शांत थी। अगर उनकी यादों वाले चिप्स दूसरे मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स में इम्प्लांट कर दिए जाए तो तुम उनमें अपने दोस्त जैसा व्यवहार देख सकते हो। क्या तुम्हें ये पसंद आएगा? लेकिन वो सिर्फ पास्ट में मौजूद रहेंगे। उनका कोई फ्यूचर नहीं होगा। वो तुम्हारे साथ ग्रो नहीं कर पाएंगे। जब तुम उन रेल्म्स तक पहुंच जाओगे जो वो समझ नहीं पाएंगे, उसने मैकेनिकल बीइंग्स की तरफ इशारा किया, तो वो भी इनकी तरह क्रैश कर जाएंगे। क्या तुम ऐसे कंपेनियंस चाहते हो? कैरागार ने अचानक अपना सर पकड़ लिया। उसकी आंखें फ्लिकर करने लगी। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। कैरागार समझ नहीं पा रहा। प्लाटो चुप रहा, बस अपने छोटे भाई के हाथ पर हाथ रखकर उसकी उलझन को देखता रहा। हम जवाब ढूंढ लेंगे। तुम हमेशा ऐसे नहीं रहोगे। जब हम सच्चाई तक पहुंच जाएंगे तब हमारी सिविलाइजेशन जिंदा रह पाएगी। तुम्हें बहुत सारे नए साथी मिलेंगे और तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रहकर अकेलापन झेलना नहीं पड़ेगा जैसे पहले था। लेकिन उससे पहले, प्लाटो ने धीरे से अपना सर घुमाया, दूर देखते हुए बिल्कुल निर्विकार आवाज में बोला, पहले इस तुरंत समस्या को सुलझाते हैं। इस जगह से 200 किलोमीटर दूर 10 विशाल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आसमान से धीरे धीरे नीचे उतरे। जैसे ही उनके कार्गो डोर्स खुले, पैराशूट्स के साथ एक के बाद एक भारी मिलिट्री पीसेस नीचे उतरने लगे। जल्द ही जमीन पर एक विशाल हैवी आर्टिलरी कोर तैयार हो चुका था। आसमान में बड़े मिसाइल से लैस फाइटर जेट्स किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार खड़े थे। फ्रेमॉन्स के असॉल्ट फोर्सेस बैटलफील्ड पर पहुंच चुके थे। होमलैंड फोर्सेस होने के नाते उनके पास ऐसी फोर्सेस थी जो किसी और यूनिट के पास नहीं थी। पूरे फ्रेमॉन्स के सैनिक शक्ति को मोबिलाइज करने की क्षमता। इस विशाल बैटलफील्ड पर फ्रेमॉन्स के सैनिकों का स्टील से ढके मशीन्स का सीधा सामना करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होती। लेकिन ये भारी आर्टिलरी पीसेस पोस्ट अपोकलिप्टिक अपग्रेड्स थे। ये बेहद भारी और बिना हिले डुले वाले थे, लेकिन ट्रेंच वॉरफेयर के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट थे। और उनकी कम मोबिलिटी के कमी पूरी करने के लिए उनकी फायर पावर और रेंज शक्ति शांति के समय की पुरानी आर्टिलरी से कहीं ज्यादा थी। पैंथियम ट्रायम्वार्ते के नेतृत्व में विंटर गॉडेसेस मुराना, थंडर गॉड पेरुन, एलेक्शी और जसलबर्ग बर्फीली आंधी के बीच
1000 से ज्यादा पूरी तरह से आर्म्ड क्रूफा इलाइट वॉरियर्स प्रकट हुए। ये योद्धा सर से पांव तक कॉम्बैट सूट्स में ढके हुए थे और उनसे घातक ऑरा फैल रहा था। हर एक क्रूफा वॉरियर मौत के मुंह से लौट कर आया था, बिना अपने हाथ खून से रंगे बिना। कोई भी ऐसे फ्रेमोन्स के इलाइट ऑफ द इलाइट्स नहीं बन जाता। कैरन सिटी मोराना युद्ध फॉर्मेशन के बिल्कुल आगे खड़ी थी, अपने सामने पड़ी पूरी तरह से ध्वस्त रूइंस को देखते हुए। हम वापस आ गए हैं। आसमान में कई सैटेलाइट्स कैरन सिटी सेक्टर में मैकेनिकल लीजन की हरकतों को बिल्कुल सही तरीके से ट्रैक कर रहे थे। सामरान सिटी के कमांड सेंटर में बुधाका, वाल्दमीर और आलियेव का ट्रायो खुद युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। ये जंग उनका कैपिटल वापस लेने की अभियान थी। अब जब बाकी डीमन गॉड्स विशेष म्यूटेंट फोर्सेस के कारण बिखर चुके थे, कैरन सिटी की रक्षा सबसे कमजोर थी। वो एक ही जोरदार हमले में शहर पर कब्जा कर लेंगे, भले ही वो खंडर ही क्यों ना हो। लेकिन फ्रेमोन्स को सिर्फ जमीन नहीं चाहिए थी, उन्हें अपना सम्मान चाहिए था। मैकेनिकल लीजन को सीधा कुचल कर और जो उनका था उसे वापस लेकर वो दुनिया के सामने मजाक बनने से बच सकते थे। मार्शल आलियेव युद्ध की रणनीति का नेतृत्व कर रहा था। कमांड कंसोल पर खड़ा दोनों हाथों से उसके किनारों को पकड़कर उसने गंभीर आवाज में घोषणा की, आर्टिलरी और एयरफोर्स यूनिट्स टारगेट जोन पर कारपेट बॉम्बिंग शुरू करेंगे। सारी एम्यूनिशन रिजर्व्स खर्च कर दो ताकि दुश्मन को अधिकतम नुकसान पहुंचाया जा सके। इसके बाद ग्राउंड फोर्सेस अंतिम हमले के लिए आगे बढ़ेंगे। मोराना ठंडे स्वर में जवाब देती है, समझ गए। आलियेव ने सर झुकाकर गंभीरता से मोराना से कहा, स्काई 1 का कंट्रोल तुम्हारे पास है, जरूरत पड़ने पर डिप्लॉय करना। स्काई डोम 1 एक बेहद भयानक हथियार था, बिल्कुल हुआक्शू किंगडम के स्पेस बेस्ड वेपन की तरह। फ्रेमोन्स के स्काई डोम सैटेलाइट्स नेटवर्क से लॉन्च होकर ये लो अर्थ ऑर्बिट से सीधा जमीन पर फ्रेमोन्स टारगेट पर बेहद तेज गति से हमला कर सकता था। ये एपिसलोन क्लास टारगेट्स के खिलाफ सबसे जानलेवा हथियार में से एक गिना जाता है। सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो कुछ सिचुएशंस में इसका असर रीपर ऑफ लव से भी ज्यादा हो सकता था। फ्रेमोन्स की सेना का आना मैकेनिकल सिविलाइजेशन की नज़र से छुपा नहीं रहा। उनकी टेक्नोलॉजी के होते हुए इतने बड़े आर्टिलरी ऑपरेशन का पता न चलना नामुमकिन नहीं था। पूरी मैकेनिकल लीजन कॉम्बैट रेडीनेस में आ गई। मोराना ने म्यूटेंट फोर्सेस को लीड करते हुए तेजी से बैटलफील्ड की तरफ मार्च शुरू की। इसी दौरान पूरी आर्टिलरी फोर्सेस और आसमान में हैवी मिसाइल्स ले जा रहे फाइटर जेट्स ने एक साथ भयानक फायरिंग शुरू कर दी। गरज पूरे बर्फ के मैदानों में गूंज उठी। आर्टिलरी शेल्स हवा में रोशनी की घनी लकीरें बनाते हुए ऊपर उठे, फिर सुंदर आर्क्स बनाते हुए मैकेनिकल लीजन्स की पोजीशन पर गिरने लगे। मैकेनिकल लीजन ने भी उतनी ही फेरोसिटी से जवाब दिया। उनके मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स ने शक्तिशाली लेजर कैनन से आसमान में घनी मिसाइल्स की बारिश को तोड़ना शुरू कर दिया। टैंक जैसे मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की पंक्तियों ने जमीन में अपने आप को जमाया, अपने कैनन्स उठाए और पलटकर हमला बोल दिया। ये एक बिना चांद की रात थी, फिर भी आसमान दिन के उजाले से भी ज्यादा रोशन हो गया था। इस युद्ध की पहली लहर में ह्यूमन रेल्म की सबसे ज्यादा भयानक सेनाओं में से एक ने मैकेनिकल लीजन पर जोरदार हमला किया। प्लाटो ने आसमान में चमकती रोशनी और आग को शांत मन से देखा। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। उसने कैरन सिटी की स्थिति 6 विंग को बिल्कुल शांत लहजे में रिपोर्ट की। हमें यहाँ कोई एंट्रेंस नहीं मिला। अच्छा, समझ गया, ये तो पहले से ही उम्मीद था। शायद हम शुरू से ही गलत सोच रहे थे। एक शक्तिशाली गॉड लेवल सिविलाइजेशन को ढूंढने की कुंजी। चेर्नोबिल में डीमन गॉड आर्मर के साथ 6 विंग किंग ने इस रेडिएशन से भरे हुए एरिया के अंदर गहराई तक सफर किया था। चाहे उस इंटेंस एनर्जी शॉक को हुए आधी सदी से ज्यादा समय बीत चुका था, फिर भी वो शक्तिशाली रेसिडुअल एनर्जी अभी भी महसूस की जा सकती थी। यहाँ आ जाओ, 6 विंग्ड किंग ने कहा। प्लाटो ने कहा है यहाँ ह्यूमंस मौजूद हैं। मैं उनसे निपटने के बाद वहाँ आऊँगा। ओके, जितनी जल्दी हो सके। कम्युनिकेशन खत्म करने के बाद प्लाटो ने जल्दी एक्शन लेने का फैसला किया। ये शानदार परफॉर्मेंस अब जल्द ही खत्म होनी चाहिए। हालांकि उसे कई और बैटलफील्ड्स पर अपने साथियों की मौत की खबर मिल चुकी थी, फिर भी उसे ज्यादा दुख महसूस नहीं हुआ। शायद समय के गुजरने ने उसे सुन कर दिया था, या शायद मौत उन जैसे बीइंग्स के लिए एक तरह की लिबरेशन है। बैटलफील्ड पर आर्टिलरी फायर भयंकर रूप से बरस रहा था और बहुत सारी मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स तबाह हो रही थी। इंसानों की तरफ का हाल भी कोई बेहतर नहीं था।
सोल्जर्स के लाशें माइंस्ड मीट की तरह जोड़ी हुई थी और हल्की सी छूने पर ही जगह जगह बिखर जाती थी। बॉम्बिंग का पहला राउंड जारी था, लेकिन शक्तिशाली म्यूटेंट्स और इंतजार नहीं कर पाए। बैटलफील्ड पर जीत या हार का असली फायदा सबसे इलाइट इंडिविजुअल्स ही करते हैं। मोराना ने पैंथियन के म्यूटेंट्स और क्रूफा फोर्सेस को लेकर मैकेनिकल लीजन के कोर की तरफ चार्ज किया, बिल्कुल बर्फीले मैदान पर दौड़ते हुए भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह। विंटर के गुस्से को महसूस करो। मोराना सबसे आगे थी, उसके बाजू पूरी तरह फैले हुए थे। एक्सट्रीम ठंड सफेद धुंध में बदल गई जो उसके चारों तरफ उड़ने लगी और फिर आगे जमीन पर फैल गई। एक पल में पूरी धरती जम गई और उसके केंद्र से सफेद रोशनी चारों तरफ फैल गई। बहुत सारी मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स पूरी तरह से जम गई और बड़ी बड़ी आइस स्कल्पचर्स में बदल गई। उसके पास ही थॉर और मून गॉड मौका देखकर एक निर्दयी मैसेकर शुरू कर दिया। थॉर ने अपना विशाल बैटल एक्स उठाया और गुस्से से दहाड़ उठा। आसमान में गरजती हुई बिजली उसके एक्स पर आकर टूट पड़ी। लाइटनिंग दहाड़ती हुई आगे बढ़ी और उसके जायंट एक्स पर एक पागल पाइथन की तरह नाचने लगी, जो थॉर के वार के साथ हर तरफ फैल गई। अनगिनत मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स टुकड़ों में फट गई। मून गॉड के माथे के बीच से एक तेज रोशनी चमकी और उसका शरीर ट्रांसलूसेंट हो गया। चांद की परछाई धुंधली हो गई और उसका रूप कई गुना बढ़ने लगा। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई विशाल क्रिसेंट ब्लेड को उठाया और एक भूत की तरह मैकेनिकल लीजन के बीच से गुजर गया। एक ही पल में बिल्कुल सही और तेज बहुत सारी मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को काट कर टूटते हुए मेटल के टुकड़ों में बदल दिया। एक के बाद एक विशाल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स प्रकट होने लगे। उनके मेन कैनन्स ने आगे बढ़ते हुए ह्यूमन म्यूटेंट्स पर निशाना साधा और मजल पर तेज गति से एनर्जी इकट्ठा होने लगी ताकि एक विनाशकारी हमला छोड़ा जा सके। छोटे पहाड़ जितना मोटा शक्तिशाली एनर्जी कैनन एक ही पल में स्पेस को चीरकर म्यूटेंट लीजन के सामने आ गया। थॉर ने जोर से अपने पैर जमीन पर पटके और आगे की तरफ चार्ज किया, अपने बैटल एक्स को पूरी ताकत से घुमाते हुए। उसके बाजुओं के मसल्स उभर आए और एक आम इंसान के जांग से भी ज्यादा मोटे हो गए। भयंकर बिजली के साथ उसका बैटल एक्स सीधा एनर्जी कैनन से टकरा गया और अपनी अपार तीव्र शक्ति से उसे रोकने में कामयाब हो गया। 3 लीडर्स के नेतृत्व में क्रूफा फोर्सेस बैटलफील्ड पर टूट पड़े। वो पूरी तरह से आर्म थे और मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की संरचना का घेरा अध्ययन कर चुके थे। इसीलिए जैसे ही वो प्रकट हुए, उन्होंने सबसे पहले एक रिएक्शन फोर्स फील्ड सेट किया ताकि मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के डिफेंसिव फोर्स फील्ड को काउंटर किया जा सके। इस तरह उनका सुपर पावर एडवांटेज पूरी तरह से इस्तेमाल हो सकता था, वरना सिर्फ उन पर भरोसा करके हजारों मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के खिलाफ लड़ना उन्हें बहुत बड़े नुकसान में डाल देता। उनके पास जीत का मौका तभी होता है जब मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स अपना डिफेंसिव फोर्स फील्ड खो देते हैं। इस वक्त प्लाटो ने मैनेजर की तरह काम नहीं किया। असल में मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के बीच कमांडर जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। प्लाटो सिर्फ कॉम्बैट ऑर्डर्स जारी करने का जिम्मेदार है और उसके बाद वो अपने आप ही आसपास मौजूद किसी भी ह्यूमन पर हमला कर देते हैं। प्लाटो बैटलफील्ड के बीच में खड़ा था, उसके साथ उसका भाई कैरागार था। दोनों बिल्कुल अकेले खड़े होकर अपने इर्द गिर्द मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को पागलपन में लड़ते हुए देख रहे थे। कोई खास इमोशनल रिएक्शन नहीं था। चाहे मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स तबाह भी हो जाती थी, उनके लिए वो सिर्फ स्टील के ब्लॉक्स थे जो फिक्स्ड प्रोग्राम्स के मुताबिक काम करते थे। जब तक उनके पास पर्याप्त रिसोर्सेस होते हैं, वो कभी भी बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन कर सकते हैं। प्लाटो को युद्ध में ज्यादा रुचि नहीं थी। लंबे समय ने उसे मौत के डर को लगभग भुला दिया था और युद्ध उसे ज्यादा खुशी भी नहीं देता था। उसके लिए इन ह्यूमन से निपटना सिर्फ एक आम टास्क था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मोराना की ठंड 100 किलोमीटर दूर से फैलनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसका असर रुकने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ता गया, जब तक लगभग आधा बैटलफील्ड जहां मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स मौजूद थी पूरी तरह से जम नहीं गया। ये सब देखकर प्लाटो को शायद लगा कि आगे कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए उसने खुद एक्शन लेने का फैसला किया। टारगेट असेसमेंट 3 टारगेट्स हैं जिनमें खतरनाक कैपेबिलिटीज मौजूद हैं और तीनों लेवल 5 लाइफ फॉर्म्स हैं। प्लाटो पहले ही अपोनेंट की कॉम्बैट स्ट्रेंथ का एनालिसिस कर चुका था। इसी दौरान मोराना और बाकी 2 जायंट्स आगे की तरफ चार्ज करते हुए बढ़ रहे थे और उनके सामने आने वाले एरिया तक पहुंच चुके थे। उन्होंने एक दूसरे की प्रेजेंस को काफी दूर से ही महसूस कर लिया था।
यहाँ तक कि विशाल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के अटैक्स भी मोराना पर ज्यादा असर नहीं डाल पा रहे थे। उसने फ्रोज से एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी, सबसे मुश्किल बैरियर बन चुकी थी जिसे तोड़ना आसान नहीं था। कई विशाल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स प्रकट हुए जो उनके रास्ते को छोटे पहाड़ों की तरह ब्लॉक कर रहे थे। थॉर और मून गॉड आगे बढ़ना चाहते थे और उनसे निपटना चाहते थे, लेकिन मोराना ने हाथ बढ़ाकर उन्हें रोक लिया। वक्त बर्बाद करने का मौका नहीं है, मुझे ही करने दो। उसकी आंखों में गहरी नीली रोशनी चमक उठी और कोई भी नहीं देख पाया कि उसने क्या किया। वो बस उस जगह से गायब हो गई। अगले ही पल वो उन सुपरलार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के बिल्कुल सामने अपीयर हो गई। वो विशाल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स वहीं जम गए, उनके मैकेनिकल शरीर बर्फ से ढक गए। एक बेहद फाड़ देने वाली गरज सुनाई दी, जैसे पहाड़ गिर रहे हो। जब वो अत्यंत शक्तिशाली कॉम्बैट कैपेबिलिटीज वाले विशाल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स अचानक से टूट गए। वो बहुत सारे मेटल ब्लॉक्स में बिखर गए जो मोटी बर्फ के परत के नीचे ठहर गए। पीछे से ये डिस्प्ले देख रहे थॉर और मून गॉड जसलबर्ग खुद को मोराना की शक्ति से प्रभावित होने से रोक नहीं पाए। हालांकि वो पहले से ही जानते थे और इन चीजों से काफी परिचित भी थे। कैरन सिटी की बैटल के दौरान उनके जैसे शक्तिशाली सुपर ह्यूमंस भी इनमें से दो का अकेले सामना करने में मुश्किल महसूस करते थे। आज भी इन मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की कमजोरियों को समझ लेने के बाद और उन्हें कम खतरनाक बना देने के बाद भी वो कभी भी वो काम नहीं कर सकते थे जो मोराना ने किया, सिर्फ हाथ हिलाकर 3 मैकेनिकल मशीन्स को तबाह कर देना। प्लाटो ने ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा की हल्की सी चमक थी। इंसानों के बीच वाकई कुछ खास इंडिविजुअल्स होते हैं, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। आखिरकार कार्बन लाइफ फॉर्म्स के बीच हमेशा कुछ ट्रांसेंडेंट बीइंग्स पैदा होते ही हैं जो अपोकलिप्स के आने के बाद इवॉल्व हो जाते हैं। क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? उसने अपने पास खड़े कैरागार से कहा। कैरागार ने मोराना और उसके 2 साथियों को आगे बढ़ते हुए देखा और वो काफी उत्साहित लग रहा था। ये तो कमाल के हैं। मैंने सोचा था कि ये सिर्फ जमीन पर रेंगने वाले कीड़े होंगे, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये एक टैंक को भी तबाह कर सकते हैं। लेकिन ये मुझे और प्लूटो को नहीं हरा सकते। हम दुनिया के सबसे बेहतरीन डुओ हैं। कैरागार ने अपनी स्टील फिस्ट उठाई और उत्साह के साथ प्लाटो से कहा, प्लाटो, काफी समय हो गया है, चलो फाइट करते हैं। प्लाटो ने प्यार भरी मुस्कान के साथ हाँ में सर हिलाया। ठीक है, तुम उनके पीछे वाले 2 को हैंडल करो और मैं फीमेल को संभाल लूंगा। बैटलफील्ड पर एनर्जी फ्लक्चुएशन के आधार पर वो पैंथियन के 3 जायंट्स की स्ट्रेंथ को बिल्कुल साफ तरीके से समझ सकता था। अच्छा है, चलो एक कंपटीशन करते हैं और देखते हैं कि कौन पहले दुश्मन को हराता है। कैरागार पहले ही ट्राई करने के लिए बेचैन था। काफी समय से उसे इतना अच्छा टॉय नहीं मिला था। आखिरकार जिन चीजों के साथ वो पहले खेलता था वो बिना इमोशंस वाली मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स ही थी। मैं पहले जाऊंगा। कैरागार का विशाल शरीर हल्का सा नीचे झुका, जैसे लॉन्च करने की तैयारी कर रहा हो। फिर अगले ही पल उसके पैरों के नीचे की जमीन ढह गई और वो कैनन बॉल की तरह हवा में उछल गया, मोराना और बाकी दोनों की तरफ उड़ता हुआ। प्लाटो ने अपने बाजू सीने पर बांध कर खड़े रहना जारी रखा। उसका शरीर लंबी पतली टेंटैकल से ढका हुआ था जिनमें लाल एनर्जी क्रिस्टल्स जड़े हुए थे और हर टेंटैकल धीरे धीरे लहराता हुआ हिल रहा था। टेंटैकल्स के सिरों पर तेज स्पाइक्स थे जो अंधेरी रोशनी के साथ चमक रहे थे और बेहद खतरनाक एहसास दे रहे थे। जैसे ही कैरागार ने हमला किया, उसके टेंटैकल्स और भी तेज रफ्तार से नाचने लगी। प्लाटो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, हर कदम बहुत स्थिर था और यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो कितनी तेज से चल रहा है, लेकिन उसका शरीर मोराना और बाकी लोगों के और करीब आता जा रहा था। कैरागार सबसे पहले मोराना और उसके 2 साथियों के सामने आकर जमीन पर गिरा। उसका विशाल शरीर आसमान से गिरते ही धरती को कांपने पर मजबूर कर गया। जसलबर्ग ने भौएं सिकुड़कर गहरी आवाज में कहा, इस चीज का इंटेलिजेंस में कोई जिक्र नहीं है। ये क्या है? क्या ये कोई आम मैकेनिकल लाइफ फॉर्म है? पेरून की आवाज कुछ हद तक बेजान थी। नहीं, जो डीमन गॉड बी के साथ चल सकता है वो बिल्कुल भी आम रोबोट नहीं हो सकता। उन्हें 10 डीमन गॉड्स के बारे में काफी जानकारी नहीं थी। जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठा की थी वो पिछले 6 महीनों में छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़ी हुई थी। उन्होंने कभी भी सीधा डीमन आर्मर के खिलाफ फाइट नहीं की थी और कैरागार के बारे में तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन वो क्लियरली देख सकते थे कि प्लाटो धीरे धीरे कैरागार के पीछे से करीब आ रहा था। जसलबर्ग ने सीधे तौर पर कहा, मुझे इस बंदे की स्ट्रेंथ टेस्ट करने दो। उसने अपनी क्रिसेंट ब्लेड उठाई और उसका शरीर रोशनी और साए के धुंधले ब्लर में बदल गया और वो सीधा कैरागार के सामने चार्ज कर गया। स्किमिटर ऊपर उठाई गई
उस पर एक धुंधली चमक थी जो बेहद आकर्षक और खूबसूरत लग रही थी और जो सबसे शुद्ध इल्यूजन पैदा करने की क्षमता रखती थी। बदकिस्मती से ये इल्यूजन मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के खिलाफ होने वाली लड़ाई में लगभग बिल्कुल बेकार होती है और यही वजह थी कि डीमन गॉड मैक के साथ लड़ाई में उसे इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा था। इन सब बातों को अलग रख कर देखा जाए तो वो खुद भी एक बेहद शक्तिशाली एनहेंसमेंट टाइप एबिलिटी यूजर था, इसीलिए इस वार की ताकत बेहद भयानक थी। कैरागार ने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ ऊपर देखा जब उसने अपनी तरफ दौड़ते हुए उस छोटे से फिगर को देखा। जसलबर्ग ने दोनों हाथ से अपने स्किमिटर उठाए और गुस्से के साथ उसे नीचे की तरफ जोर से घुमा दिया। तूफान मच गया और हवा के फटने की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वो उसके सामने मौजूद हर चीज को चीर रही हो, स्पेस को भी छोड़कर। शुद्ध बेमिसाल ब्रूट फोर्स उसके शरीर से फूट पड़ी जो स्टील को भी टुकड़ों में काट सकती थी। हवा के तेज झोंकों के साथ ब्लेड नीचे आई और बिना किसी रुकावट के सीधा कैरागार के लीड बॉल जैसे सर पर जा लगी। एक बहुत तेज धातु की टकराहट की आवाज गूंज उठी जब उसके ब्लेड्स ने कैरागार के सर को छुआ, लेकिन जैसा सोचा गया था वैसा उसे दो टुकड़ों में काटने के बजाय उल्टा रिकॉइल की ताकत ने जसलबर्ग के बाजुओं को हल्का सुन्न कर दिया। वो हैरानी के साथ घूरता रह गया जो वो देख रहा था। उसकी ब्लेड्स कैरागार के आयरन आर्मर को जरा भी काट नहीं पाई। इसी छोटे पल में जब वो स्टन हो गया था, एक लोहे की मुट्ठी हवा को चीरती हुई आई और सीधा उसके शरीर पर जा लगी। जसलबर्ग इस वक्त पहले ही थक चुका था और वो इस पंच को बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाया। उसने ये वार सीधा अपनी छाती पर झेला। ये सिंपल बिना किसी सजावट का पंच उसकी छाती पर लगा और उसने क्लियरली अपनी हड्डियों की टूटने की आवाज सुनी। यहाँ तक कि एनहांसमेंट ब्लैक चैरियट लेवल म्यूटेंट का शरीर भी कैरागार के अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसका शरीर कैनन बॉल की तरह उड़ गया, हजारों मीटर दूर जाकर गिरा जमीन पर जोर से और वहां एक गहरा गड्ढा बन गया। कैरागार ने अपने सर को छुआ जहां सिर्फ एक हल्की सी सफेद निशान जसलबर्ग ने छोड़ा था, लेकिन इसने उसे गुस्से से भर दिया और वो जोर से चिल्लाया, ये तो बहुत बुरा लग रहा है, मेरे सर पर निशान आ गया है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इस हरकत ने उसके सामने मौजूद पैंथियन के अजीब बींग्स पर कितना गहरा झटका डाला था। मोराना का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस रहा, लेकिन बाकी सब जानते थे कि सामने वाली समस्या शायद इतनी आसान नहीं है। अगर सिर्फ एक डीमन गॉड भी होता तो उन्हें पूरा विश्वास था कि वो उसे हरा सकते थे, लेकिन अब एक अजीब मैकेनिकल लाइफ फॉर्म अचानक प्रकट हो चुका था जिसमें बेहद भयानक डिफेंसिव कैपेबिलिटीज थी। यहाँ तक कि जसलबर्ग भी उसकी डिफेंस को तोड़ने में स्ट्रगल कर रहा था। तो फिर कोई कैसे डीमन गॉड बी और उस मैकेनिकल मॉन्स्टर की कंबाइंड फोर्स को हरा सकता था? थॉर पेरुन आगे बढ़ा। ये भारी भरकम भालू जैसा दिखने वाला आदमी गहरी दाढ़ी के साथ भारी आवाज में बोला, हम इस बंदे को संभाल लेंगे। मोराना, डीमन गॉड बी तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम सब में से तुम्हारे पास ही उसे हराने की ताकत है। मोराना का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला। वो हमेशा की तरह ठंडी और एक्सप्रेशन लेस रही, जैसे उसे किसी भी चीज से कोई लेना देना ही नहीं हो। मैं पहले डीमन गॉड से निपट लूंगी, उसके बाद वापस आकर तुम्हारी मदद करूंगी इस मजबूत मेटल मॉन्स्टर को गिराने में। तुम्हें बस थोड़ी देर तक टिके रहना है, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। दूसरी तरफ जसलबर्ग जो मिट्टी में जा गिरा था वापस उछल कर खड़ा हुआ और उस गोल मेटल सर को गंभीर नजर से घूरने लगा। उसका बाजू अभी भी थोड़ा सा दर्द और सूनापन महसूस कर रहा था। उस टकराव की ताकत वाकई उसके लिए आसान नहीं थी। इस आर्मर की मोटाई शायद एक आम डीमन गॉड मेका की डिफेंस कैपेबिलिटी से भी ज्यादा है। ये कोई हैरानी की बात नहीं थी। कैरागार का शरीर भी उसी मेटल से बना हुआ था जिससे डीमन गॉड का मेका बना हुआ था। इसके अलावा उसके साइज दूसरे डीमन गॉड से दुगना था और इसमें मटेरियल्स भी दुगने इस्तेमाल हुए थे। उसका शरीर भारी आर्मर से ढका हुआ था जिसकी वजह से उसकी डिफेंस लगभग फ्लॉलेस थी। उसे रोकना होगा जसलबर्ग, पेरुन ने जसलबर्ग से कहा। अच्छा, जसलबर्ग ने दांत पीच कर कहा। दोनों बाएं और दाएं तरफ से कैरागार की तरफ चार्ज कर पड़े। दूसरी तरफ कैरागार ने अभी अभी जसलबर्ग को उड़ाया था और मजे के साथ पोज बना रहा था। जब उसने देखा कि दोनों एक साथ उस पर हमला करने आ रहे हैं, उसने घमंड के साथ उनकी तरफ हाथ हिलाया और एक प्रोवोक करने वाला गेस्चर बनाया। आजा, दिखते हैं कितना दम है तुम लोगों में। पेरुन और जसलबर्ग दोनों तूफान की तरह कैरागार की तरफ टूट पड़े। पेरुन के चारों तरफ बिजली लपेटने लगी और कान फाड़ देने वाली आवाज गरज पैदा हो गई। जसलबर्ग अपनी गलती से सीख ले चुका था। अपनी क्रिसेंट शेप्ड
ब्लेड्स को मजबूती से पकड़ लिया और वार करने के लिए कोई और जगह ढूंढने लगा। जब सामने वाला इतना जिद्दी है तो पहले जॉइंट एरिया से शुरू करते हैं। चाहे इंसान हो, कोई भी जीव हो या मैकेनिकल लाइफ फॉर्म हो, मूवमेंट के लिए जॉइंट्स पर हमेशा गैप्स होते ही हैं। यही उसका टारगेट था। दोनों आदमियों के फोकस्ड एक्सप्रेशन देखकर कैरागार भी इंटरेस्टेड हो गया। उसका भारी विशाल शरीर जमीन को रौंदता हुआ आगे बढ़ा, सीधा उनकी तरफ। बैटल एक्स और ब्लेड्स दोनों नीचे की तरफ काटे। कैरागार का फाइटिंग स्टाइल जंगली और निर्दयी था। वो अपने ना टूटने वाले शरीर पर भरोसा करके सीधा अपोनेंट से टकराता था। स्टील फीट्स और आयरन लेग्स जोर से गिरते और घूमते हुए वार कर रहे थे और हर एक अटैक में बेइंतहा ताकत छुपी हुई थी।